कस्टम ब्रोकर्स लाइसेंसिंग परीक्षा 2019। एक प्रश्न, कस्टम्स एक्ट 1962 के सेक्शन 27 के तहत ड्यूटी का रिफंड क्लेम फाइल करने की टाइम लिमिट क्या है? उत्तर, रिफंड क्लेम ड्यूटी के पेमेंट की तारीख से 1 साल के अंदर फाइल किया जाना चाहिए। एक्सप्लेनेशन, कस्टम्स एक्ट 1962 के सेक्शन 27 में यह प्रोविजन है कि कस्टम्स ड्यूटी या इंटरेस्ट के रिफंड का क्लेम करने वाले किसी भी व्यक्ति को रिलेवेंट डेट से 1 साल के अंदर अप्लाई करना होगा। हालांकि यह लिमिट तब लागू नहीं होती जब ड्यूटी प्रोटेस्ट के तहत पे की गई हो। 2 प्रश्न, कस्टम्स एक्ट 1962 के तहत इंपोर्टेड गुड्स का क्या मतलब है? उत्तर, इंपोर्टेड सामान का मतलब है भारत के बाहर से भारत में लाया गया कोई भी सामान, लेकिन इसमें वे सामान शामिल नहीं है जिन्हें घर पर इस्तेमाल के लिए क्लियर किया गया है। स्पष्टीकरण, सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 2(25) के अनुसार माल भारत में प्रवेश करने के समय से लेकर घरेलू उपभोग के लिए मंजूरी मिलने तक आयातित माल रहता है। एक बार मंजूरी मिलने के बाद उन्हें अब आयातित माल नहीं माना जाता है। 3 प्रश्न, अगर इंपोर्ट किया गया सामान बिना बताए पाया जाता है तो क्या कस्टम ब्रोकर पर पेनल्टी लग सकती है? उत्तर, हाँ, अगर कस्टम ब्रोकर गलत घोषणा या लापरवाही में शामिल पाए जाते हैं तो उन्हें सजा दी जा सकती है। एक्सप्लेनेशन, कस्टम्स एक्ट 1962 और कस्टम्स ब्रोकर लाइसेंसिंग रेगुलेशन के तहत एक कस्टम्स ब्रोकर को पूरी जांच करनी चाहिए और इंपोर्टर की तरफ से फाइल किए गए डॉक्यूमेंट्स के सही होने को वेरीफाई करना चाहिए। अगर ब्रोकर जानबूझकर या लापरवाही से सामान की गलत जानकारी देने में शामिल होता है तो पेनल्टी लगाई जा सकती है। अगर ब्रोकर ने अच्छी नीयत से काम किया है और सही प्रोसेस फॉलो किए हैं तो पेनल्टी नहीं लगाई जा सकती। प्रश्न, भारत में इंपोर्ट पर कौन से टैक्स लगाए जाते हैं? उत्तर, भारत में इंपोर्ट पर आमतौर पर बेसिक कस्टम्स ड्यूटी (BCD), इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (IGST) और सोशल वेलफेयर सरचार्ज (SWS) लगता है। एक्सप्लेनेशन, जब भारत में सामान इंपोर्ट किया जाता है तो कस्टम्स एक्ट 1962 के तहत बेसिक कस्टम्स ड्यूटी लगती है। इसके अलावा घरेलू सप्लाई पर GST की तरह ही इंपोर्टेड सामान की कीमत पर IGST एक्ट 2017 के तहत IGST लगाया जाता है। इसके अलावा बेसिक कस्टम्स ड्यूटी की रकम पर सोशल वेलफेयर सरचार्ज लगाया जाता है। कुछ मामलों में घरेलू इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी, सेफगार्ड ड्यूटी या काउंटरवेलिंग ड्यूटी भी लगाई जा सकती है। 5 प्रश्न, क्या फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के तहत प्रतिबंधित सामान को इंपोर्ट किया जा सकता है? जवाब, हाँ, रिस्ट्रिक्टेड सामान सिर्फ वैलिड इंपोर्ट लाइसेंस या सही अथॉरिटी से परमिशन लेकर ही इंपोर्ट किया जा सकता है। व्याख्या, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी (FTP) के तहत सामान को फ्री, रिस्ट्रिक्टेड, प्रोहिबिटेड या कैनलाइज के तौर पर बांटा जाता है। रिस्ट्रिक्टेड सामान को फ्री में इंपोर्ट नहीं किया जा सकता और इसके लिए डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड (DGFT) से ऑथराइजेशन की जरूरत होती है। 6 प्रश्न, कौन सी लैब सीधे सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स (CBIC) के तहत काम करती है? उत्तर, केंद्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला (CRCL) और इसकी क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं सीधे CBIC के अधीन काम करती है। एक्सप्लेनेशन, CRCL कस्टम और GST मामलों के लिए सबसे बड़ी लैब के तौर पर काम करता है। यह क्लासिफिकेशन, वैल्यूएशन और ड्यूटी लायबिलिटी तय करने के लिए इंपोर्टेड एक्सपोर्टेड सामान के सैंपल टेस्ट करता है। 7 प्रश्न, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के तहत एक्सपोर्ट इंसेंटिव पाने के लिए कौन सी तारीख जरूरी है? उत्तर, लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर (LEO) की तारीख प्रासंगिक तारीख है। एक्सप्लेनेशन,
फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के तहत एक्सपोर्ट इंसेंटिव उस तारीख के आधार पर तय किए जाते हैं जब कस्टम ऑफिसर लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर देता है, जिससे सामान को एक्सपोर्ट करने की इजाजत मिलती है। 8 प्रश्न, कस्टम्स टैरिफ के अनुसार टैरिफ आइटम में कितने अंक होते हैं? उत्तर, एक टैरिफ आइटम में 8 अंक होते हैं। स्पष्टीकरण, सीमा शुल्क अधिनियम 1975 के तहत उचित शुल्क मूल्यांकन के लिए नामकरण की सामंजस्यपूर्ण प्रणाली HSN पर आधारित 8 अंकों के टैरिफ कोड का उपयोग करके वस्तुओं को वर्गीकृत किया जाता है। 9 प्रश्न, स्टैंडर्ड यूनिट क्वांटिटी कोड सुक कौन घोषित करता है? उत्तर, इंपोर्टर स्टैंडर्ड यूनिट क्वांटिटी कोड बताता है। स्पष्टीकरण, सही कस्टम डॉक्यूमेंटेशन और असेसमेंट के लिए इंपोर्टर को बिल ऑफ एंट्री में माप की स्टैंडर्ड यूनिट जैसे किलोग्राम, नंबर, लीटर वगैरह बताने के लिए सुक का जिक्र करना होगा। 10 प्रश्न, जब्त किए गए सामान को प्रोविजन रिलीज करने की इजाजत कौन दे सकता है? उत्तर, जब्त किए गए सामान की प्रोविजन रिलीज की इजाजत एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी या कस्टम्स के सही अधिकारी दे सकते हैं। स्पष्टीकरण, सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 110A के तहत जब्त माल को मामले के लंबित निर्णय तक बांड के निष्पादन और सुरक्षा प्रस्तुत करने पर अनंतिम रूप से जारी किया जा सकता है। प्रश्न, खतरनाक कचरे के ट्रांसबॉर्डर मूवमेंट से निपटने के लिए नोडल मंत्रालय कौन सा है? उत्तर, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मोई FCC नोडल मंत्रालय है। व्याख्या, खतरनाक कचरे की सीमा पार आवाजाही को खतरनाक और अन्य अपशिष्ट प्रबंधन और सीमा पार आवाजाही नियम 2016 के तहत नियंत्रित किया जाता है। मोई FCC अनुमति देने, खतरनाक कचरे के आयात निर्यात को विनियमित करने और बेसल कन्वेंशन जैसे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार नोडल प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है। सवाल, फाइनल असेसमेंट के बाद पेमेंट होने वाली रकम पर इंपोर्टर को किस तारीख से इंटरेस्ट देना होगा? उत्तर, जिस महीने में ड्यूटी का प्रोविजनल असेसमेंट किया गया था उस महीने के पहले दिन से लेकर ड्यूटी के पेमेंट की तारीख तक इंटरेस्ट देना होगा। एक्सप्लेनेशन, कस्टम्स एक्ट 1962 के सेक्शन 18 के तहत जब ड्यूटी का प्रोविजनल असेसमेंट किया जाता है और बाद में उसे फाइनल किया जाता है तो इंपोर्टर को किसी भी एक्स्ट्रा ड्यूटी पर इंटरेस्ट देना होगा। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन उस महीने के पहले दिन से की जाती है जिसमें प्रोविजनल असेसमेंट किया गया था, उस तारीख तक जब तक डिफरेंशियल ड्यूटी का पेमेंट नहीं हो जाता। सवाल, कस्टम्स ब्रोकर लाइसेंसिंग रेगुलेशन 2018 के रेगुलेशन 18 का उल्लंघन करने या उसका पालन न करने पर कार होल्डर पर कितनी पेनल्टी लगाई जा सकती है? उत्तर, कार्ड होल्डर पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। एक्सप्लेनेशन, कस्टम्स ब्रोकर लाइसेंसिंग रेगुलेशन CBLR 2018 के रेगुलेशन 18 के तहत कार होल्डर को कस्टम्स के काम के लिए तय प्रोविजन और ड्यूटीज को मानना होगा। अगर कार्ड होल्डर रेगुलेशन को तोड़ता है या उनका पालन करने में फेल रहता है तो कस्टम्स के डिप्टी कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगा सकते हैं। सवाल, सामान का प्रोविजनली असेसमेंट 1 जनवरी 2019 को किया गया था और फाइनली ड्यूटी एडजस्टमेंट के साथ
15 मार्च 2019 को असेसमेंट किया गया था। कस्टम्स एक्ट 1962 के सेक्शन 27 के तहत रिफंड के लिए 1 साल का लिमिटेशन पीरियड किस तारीख से शुरू होगा? उत्तर 1 साल का लिमिटेशन पीरियड 15 मार्च 2019 फाइनल असेसमेंट की तारीख से शुरू होगा। एक्सप्लेनेशन। कस्टम्स एक्ट 1962 के सेक्शन 27 के तहत जब ड्यूटी प्रोविजनल असेसमेंट सेक्शन 18 के तहत पे की जाती है तो रिफंड क्लेम फाइल करने की रिलेवेंट डेट फाइनल असेसमेंट की डेट होती है। इसलिए रिफंड एप्लीकेशन फाइल करने के लिए 1 साल का पीरियड 15 मार्च 2019 से कैलकुलेट किया जाएगा, न कि प्रोविजनल असेसमेंट की डेट से। प्रश्न। कस्टम्स एक्ट 1962 के सेक्शन 47 के तहत इंपोर्टेड सामान का आउट ऑफ चार्ज ओओसी देने के लिए सही अधिकारी कौन है? उत्तर कस्टम्स का प्रॉपर ऑफिसर आमतौर पर अप्रेजिंग ऑफिसर सुपरिंटेंडेंट ऑफ कस्टम्स आउट ऑफ चार्ज ओओसी देता है। एक्सप्लेनेशन। कस्टम्स एक्ट 1962 के सेक्शन 47 के तहत एक बार जब इंपोर्टर तय ड्यूटी चुका देता है और सभी कानूनी जरूरतों को पूरा कर लेता है तो कस्टम्स का प्रॉपर ऑफिसर आउट ऑफ चार्ज ओओसी ऑर्डर देता है। यह ऑर्डर इंपोर्टर को कस्टम्स एरिया से घर के इस्तेमाल के लिए सामान क्लियर करने की इजाजत देता है। सवाल। इंपोर्ट ड्यूटी के डेफर्ड पेमेंट रूल्स 2016 के अनुसार किसी भी महीने की पहली तारीख से 15 तारीख तक पेमेंट के लिए लौटाए गए बिल ऑफ एंट्री के सामान पर ड्यूटी किस दिन तक देनी होती है? उत्तर ड्यूटी उसी महीने की 16 तारीख तक देनी होगी। एक्सप्लेनेशन। डेफर्ड पेमेंट ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी रूल्स 2016 के तहत एलिजिबल इंपोर्टर्स जैसे एईओज डेफर्ड बेसिस पर कस्टम ड्यूटी का पेमेंट कर सकते हैं। महीने की 1 से 15 तारीख के बीच पेमेंट के लिए वापस किए गए बिल ऑफ एंट्री के लिए कंसोलिडेटेड ड्यूटी पेमेंट उस महीने की 16 तारीख तक किया जाना चाहिए। सवाल। असेसमेंट के बाद अगर इंपोर्टर ड्यूटी के पेमेंट में देरी करता है तो कितना इंटरेस्ट रेट देना होगा? उत्तर इंपोर्टर को 15% सालाना की दर से ब्याज देना होगा। एक्सप्लेनेशन। कस्टम्स एक्ट 1962 के सेक्शन 2 के तहत अगर इंपोर्टर तय समय के अंदर तय ड्यूटी का पेमेंट नहीं करता है तो उसे इंटरेस्ट देना पड़ता है। नोटिफाइड इंटरेस्ट रेट आमतौर पर 15% सालाना होता है, जिसे ड्यूटी के पेमेंट की तारीख से लेकर असल पेमेंट की तारीख तक कैलकुलेट किया जाता है। प्रश्न। पहला चेक असेसमेंट किसके अनुरोध या निर्देश पर किया जा सकता है? उत्तर पहला चेक असेसमेंट इंपोर्टर के अनुरोध पर या कस्टम्स के सही अधिकारी के निर्देश पर किया जा सकता है। एक्सप्लेनेशन। फर्स्ट चेक असेसमेंट में फाइनल असेसमेंट से पहले सामान की जांच की जाती है ताकि उनके डिस्क्रिप्शन, वैल्यू, क्वांटिटी या क्लासिफिकेशन को वेरीफाई किया जा सके। जब बिल ऑफ एंट्री फाइल करते समय पूरी डिटेल्स उपलब्ध न हो तो इंपोर्टर इसकी रिक्वेस्ट कर सकता है, या अगर असेसमेंट से पहले सामान का वेरिफिकेशन जरूरी हो तो प्रॉपर ऑफिसर इसका ऑर्डर दे सकता है। प्रश्न। अगर कोई इंपोर्टर तय समय सीमा के अंदर बिल ऑफ एंट्री पेश नहीं करता है तो क्या होगा? उत्तर इंपोर्टर को लेट प्रेजेंटेशन फीस देनी होगी। एक्सप्लेनेशन। कस्टम्स एक्ट 1962 के सेक्शन 46 के तहत इंपोर्टर को जहाज एयरक्राफ्ट के आने के अगले दिन खत्म होने से पहले बिल ऑफ एंट्री पेश करना होगा। अगर इस समय के अंदर बिल ऑफ एंट्री फाइल नहीं किया जाता है तो इंपोर्टर को बिल ऑफ एंट्री, फॉर्म्स, रेगुलेशन में बताई गई लेट फाइलिंग फीस देनी होगी, इससे पहले कि डॉक्यूमेंट कस्टम्स द्वारा एक्सेप्ट किया जाए। प्रश्न। आइटम वाइज इंपोर्ट पॉलिसी किस डॉक्यूमेंट के तहत दी गई है? उत्तर
आइटम वाइज इंपोर्ट पॉलिसी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट आइटम्स के आईटीसी एचएस क्लासिफिकेशन के तहत दी गई है। व्याख्या: आईटीसी एचएस को डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड डीजीएफटी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एफटीपी के तहत जारी करता है। ये हार्मोनाइज सिस्टम एचएस क्लासिफिकेशन के आधार पर सामान के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए आइटम वाइज पॉलिसी देता है, जिससे पता चलता है कि सामान इंपोर्ट या एक्सपोर्ट के लिए फ्री, रिस्ट्रिक्टेड, प्रोहिबिटेड या कैनालाइज्ड है। प्रश्न: कस्टम हाउस द्वारा जारी स्टैंडिंग ऑर्डर और पब्लिक फैसिलिटी नोटिस में क्या अंतर है? उत्तर: एक स्टैंडिंग ऑर्डर कस्टम अधिकारियों के अंदरूनी गाइडेंस के लिए जारी किया जाता है, जबकि एक पब्लिक फैसिलिटी नोटिस जनता, इंपोर्टर्स, एक्सपोर्टर्स और कस्टम ब्रोकर्स की जानकारी और गाइडेंस के लिए जारी किया जाता है। एक्सप्लेनेशन: स्टैंडिंग ऑर्डर में डिपार्टमेंट के अधिकारियों के लिए प्रोसेस और कानूनों को लागू करने के बारे में निर्देश होते हैं। इसके उलट पब्लिक नोटिस या फैसिलिटी नोटिस ट्रेड और स्टेक होल्डर्स को कस्टम्स द्वारा दिए गए प्रोसेस, बदलावों या सुविधाओं के बारे में बताने के लिए जारी किए जाते हैं। प्रश्न: इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट आईजीएम में छोटे-मोटे बदलाव की इजाजत कौन दे सकता है? उत्तर: इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट आईजीएम में छोटे-मोटे बदलाव की इजाजत कस्टम्स के डिप्टी कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर दे सकते हैं। एक्सप्लेनेशन: कस्टम्स एक्ट 1962 के सेक्शन 30 के तहत अगर सही वजह बताई जाए तो आईजीएम में बदलाव की इजाजत दी जा सकती है। क्लर्क की गलतियों जैसे छोटे-मोटे बदलावों को कस्टम्स के डिप्टी असिस्टेंट कमिश्नर मंजूर कर सकते हैं, बशर्ते रिक्वेस्ट सही हो और उसके साथ सही डॉक्यूमेंट्स हों। प्रश्न: असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ कस्टम्स द्वारा पास किए गए ऑर्डर इन ओरिजिनल के खिलाफ अपील किसके पास की जा सकती है? उत्तर: अपील कस्टम कमिश्नर अपील के पास है। स्पष्टीकरण: सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 128 के तहत सीमा शुल्क के सहायक आयुक्त या उप आयुक्त द्वारा पारित आदेश से पीड़ित कोई भी व्यक्ति निर्धारित समय सीमा के भीतर आयुक्त अपील के समक्ष अपील दायर कर सकता है। सवाल: एक एडवांस बिल ऑफ एंट्री 27 अक्टूबर 2017 को पेश किया गया है और जहाज में एंट्री 2 नवंबर 2017 को दी गई है। ड्यूटी की लागू दर क्या होनी चाहिए? उत्तर: 2 नवंबर 2017 जहाज के अंदर आने की तारीख को लागू ड्यूटी की दर लागू होगी। एक्सप्लेनेशन: कस्टम्स एक्ट 1962 के सेक्शन 15 के अनुसार जब जहाज के आने से पहले एडवांस बिल ऑफ एंट्री फाइल किया जाता है तो ड्यूटी और टैरिफ वैल्यूएशन का रेट तय करने के लिए जरूरी तारीख जहाज के अंदर आने की तारीख होती है। इसलिए 2 नवंबर 2017 को लागू ड्यूटी रेट ही चार्ज किया जाएगा। प्रश्न: वर्तमान में निम्नलिखित में से क्या आयातित वस्तुओं के मूल्य में शामिल नहीं है? उत्तर: इंपोर्टेड सामान की वैल्यू में आईजीएसटी शामिल नहीं है। एक्सप्लेनेशन: कस्टम्स एक्ट 1962 के सेक्शन 14 और कस्टम्स वैल्यूएशन इंपोर्टेड गुड्स की वैल्यू तय करना रूल्स 2007 के तहत असेसेबल वैल्यू में फ्रेट, इंश्योरेंस, कमीशन, पैकिंग चार्ज और रॉयल्टी जैसे खर्च शामिल होते हैं अगर लागू हो। हालांकि आईजीएसटी और दूसरे डोमेस्टिक टैक्स असेसेबल वैल्यू तय करने के बाद लगाए जाते हैं और इसलिए उन्हें इंपोर्टेड गुड्स की वैल्यू में शामिल नहीं किया जाता है। प्रश्न ई: संचित क्या है? उत्तर: ई संचित इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन जमा करने, स्टोर करने और वेरिफिकेशन के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। व्याख्या: सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स सीबीआईसी द्वारा शुरू किया गया ई
संचित इंपोर्टर्स, एक्सपोर्टर्स और कस्टम्स ब्रोकर्स को बिल ऑफ एंट्री या शिपिंग बिल के साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स डिजिटली अपलोड करने की सुविधा देता है। यह सिस्टम पेपरवर्क कम करता है, तेजी से कस्टम्स क्लियरेंस देता है और आइसगेट प्लेटफॉर्म के तहत पेपरलेस कस्टम्स पहल को सपोर्ट करता है। प्रश्न, ब्रांड रेट ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक किसके द्वारा तय किया जाता है? उत्तर, ड्यूटी ड्रॉबैक की ब्रांड दर सीमा शुल्क आयुक्त या ड्रॉबैक निदेशालय द्वारा तय की जाती है। एक्सप्लेनेशन, जब ड्यूटी ड्रॉबैक का ऑल इंडस्ट्री रेट AIR उपलब्ध नहीं होता है या एक्सपोर्ट के सामान में इस्तेमाल होने वाले इनपुट पर चुकाई गई ड्यूटी की पूरी भरपाई नहीं करता है, तो एक्सपोर्टर ब्रांड रेट के लिए अप्लाई कर सकता है। ये रेट एक्सपोर्ट के सामान को बनाने में इस्तेमाल होने वाले इंपोर्टेड इनपुट पर चुकाई गई असल ड्यूटी के आधार पर कस्टम्स के अधिकार क्षेत्र वाले कमिश्नर बटा ड्रॉबैक डायरेक्टरेट द्वारा तय और फिक्स किया जाता है। प्रश्न, क्या किसी इंपोर्टर को कस्टम ब्रोकर की सर्विस लेना जरूरी है? उत्तर, नहीं, किसी इंपोर्टर के लिए कस्टम ब्रोकर की सर्विस लेना जरूरी नहीं है। एक्सप्लेनेशन, कस्टम्स एक्ट 1962 के तहत एक इंपोर्टर खुद बिल ऑफ एंट्री फाइल कर सकता है और कस्टम्स फॉर्मेलिटीज पूरी कर सकता है। हालांकि कई इंपोर्टर कस्टम्स कानूनों और प्रोसीजर में अपनी एक्सपर्टीज के कारण डॉक्यूमेंटेशन और क्लियरेंस प्रोसीजर को संभालने के लिए एक कस्टम्स ब्रोकर को अपॉइंट करते हैं। प्रश्न, टैरिफ वैल्यू किसके द्वारा तय की जाती है? उत्तर, टैरिफ वैल्यू केंद्र सरकार द्वारा तय की जाती है। एक्सप्लेनेशन, कस्टम्स एक्ट 1962 के सेक्शन 14(2) के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट जरूरत पड़ने पर कुछ इंपोर्टेड या एक्सपोर्टेड सामानों के लिए टैरिफ वैल्यू तय कर सकती है। इन वैल्यू को ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई किया जाता है और कस्टम्स ड्यूटी के मकसद से असेसेबल वैल्यू तय करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सवाल, जहां ड्रॉबैक की रकम किस रकम से ज्यादा है, वहां कोई ड्रॉबैक मंजूर नहीं है। उत्तर, जहां वापसी की राशि 50 रुपए से कम है, वहां कोई वापसी स्वीकार्य नहीं है। एक्सप्लेनेशन, कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज ड्यूटीज ड्रॉबैक रूल्स 2017 के अनुसार अगर शिपमेंट पर देय ड्रॉबैक की रकम 50 रुपए से कम है तो ड्रॉबैक नहीं दिया जाएगा। यह नियम बहुत छोटे क्लेम को प्रोसेस करने से बचने के लिए है। प्रश्न, इंपोर्टेड खाने की चीजों के मामले में उसका सैंपल कौन लेगा? उत्तर, सैंपल फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSI के ऑथराइज्ड ऑफिसर द्वारा लिया जाएगा। एक्सप्लेनेशन, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के तहत इंपोर्टेड फूड आइटम्स FSI अथॉरिटीज द्वारा इंस्पेक्शन के अधीन है। ऑथराइज्ड ऑफिसर इंपोर्टेड फूड आइटम्स के सैंपल टेस्टिंग के लिए लेने के लिए जिम्मेदार है ताकि यह पक्का हो सके कि वे क्लियरेंस से पहले फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का पालन करते हैं। सवाल, कस्टम्स एक्ट 1962 के सेक्शन 74 के तहत री एक्सपोर्ट के लिए किसे सेटिस्फाई करने के लिए इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से सामान की पहचान पक्की करनी होती है? उत्तर, कस्टम के असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर की संतुष्टि तक। एक्सप्लेनेशन, कस्टम्स एक्ट 1962 के सेक्शन 74 के तहत जब इंपोर्ट किया गया सामान दोबारा एक्सपोर्ट किया जाता है तो इंपोर्टर चुकाई गई ड्यूटी का ड्रॉबैक क्लेम कर सकता है। इसके लिए इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स के रेफरेंस से सामान की पहचान पक्की होनी चाहिए और ड्रॉबैक देने से पहले कस्टम्स के असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर को यह साबित करना होगा कि वे संतुष्ट हैं। सवाल, संबंधित सेलर से सैंपल और प्रोटोटाइप के इंपोर्ट से जुड़े मामलों की जांच कौन सी अथॉरिटी नहीं करेगी? उत्तर, स्पेशल वैल्यूएशन ब्रांच SVB द्वारा उनकी जांच नहीं की जाएगी। एक्सप्लेनेशन, स्पेशल वैल्यूएशन ब्रांच SVB रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन से जुड़े मामलों की जांच करती है,
जो इंपोर्टेड सामान की असेसेबल वैल्यू पर असर डाल सकते हैं। हालांकि रिलेटेड सेलर से सैंपल और प्रोटोटाइप का इंपोर्ट आमतौर पर नॉमिनल वैल्यू का होता है और कमर्शियल सेल के लिए नहीं होता है। इसलिए ऐसे मामलों को वैल्यूएशन जांच के लिए एसवीबी को नहीं भेजा जाता है। सवाल: जब आइटम XYZ को भारत में इंपोर्ट किया जाता है तो उस पर 10% बेसिक कस्टम्स ड्यूटी BCD लगती है। इस पर 18% IGST और 12% कंपेंसेशन सेस भी लगता है। अगर ट्रांजैक्शन वैल्यू 100 रुपए है तो कुल कितनी ड्यूटी देनी होगी? उत्तर: कुल देय शुल्क 32.56 है। स्पष्टीकरण: कर योग्य मूल्य AV 100 रुपए, मूल सीमा शुल्क 10%, 100 का 10% 10 रुपए, IGST और मुआवजा उपकर का मूल्य AV प्लस BCD 100 प्लस 10 110 रुपए, मुआवजा उपकर 12%, 110 का 12% 13 रुपए 20 पैसे, IGST 18%, 110 का 18% 19 रुपए 80 पैसे। कुल देय शुल्क BCD प्लस क्षतिपूर्ति उपकर प्लस IGST 10 प्लस 13.20 प्लस 19.8043 रुपए। इस प्रकार कुल देय सीमा शुल्क 43 रुपए है। सवाल: कस्टम्स एक्ट 1962 के सेक्शन 74 के तहत सामान के री एक्सपोर्ट के मामले में ड्यूटी ड्रॉबैक तभी मिलता है जब कौन सी शर्त पूरी हो? उत्तर: ड्यूटी ड्रॉबैक तभी मिलता है जब इंपोर्ट किए गए सामान की पहचान उन्हीं सामानों के रूप में हो जो पहले इंपोर्ट किए गए थे और उन्हें फिर से एक्सपोर्ट किया जाता है। एक्सप्लेनेशन: कस्टम्स एक्ट 1962 के सेक्शन 74 के तहत जब इंपोर्टेड सामान को दोबारा एक्सपोर्ट किया जाता है तो चुकाई गई कस्टम ड्यूटी का 98% तक का ड्रॉबैक दिया जा सकता है। हालांकि यह फायदा तभी मिलता है जब सामान की पहचान कस्टम अधिकारियों की संतुष्टि के लिए हो, जिससे यह साबित हो कि वही इंपोर्टेड सामान दोबारा एक्सपोर्ट किया जा रहा है। सवाल: इंपोर्टेड सामान के री एक्सपोर्ट के लिए ड्रॉबैक के तौर पर ड्यूटी का मैक्सिमम परसेंटेज कितना है? उत्तर: ज्यादा से ज्यादा ड्यूटी ड्रॉबैक चुकाई गई कस्टम ड्यूटी का 98% है। एक्सप्लेनेशन: कस्टम्स एक्ट 1962 के सेक्शन 74 के तहत जब इंपोर्ट किया गया सामान दोबारा एक्सपोर्ट किया जाता है तो एक्सपोर्टर उन सामानों पर शुरू में चुकाई गई कस्टम ड्यूटी का ड्रॉबैक क्लेम कर सकता है। ज्यादा से ज्यादा ड्रॉबैक चुकाई गई ड्यूटी का 98% है, जो सामान की सही पहचान और तय समय सीमा का पालन करने जैसी शर्तों पर निर्भर है। प्रश्न: एसिड ब्लैक्स एजो डाइज को कस्टम्स टैरिफ के किस चैप्टर के तहत क्लासिफाई किया जा सकता है? उत्तर: उन्हें कस्टम्स टैरिफ के चैप्टर 32 के तहत क्लासिफाई किया जा सकता है। एक्सप्लेनेशन: कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975 के चैप्टर 32 में टैनिंग या डाइंग एक्सट्रैक्ट, डाई, पिगमेंट, पेंट, वार्निश और इनसे जुड़े प्रोडक्ट शामिल हैं, क्योंकि एसिड ब्लैक्स एजो डाइज केमिकल डाई हैं जिनका इस्तेमाल टेक्सटाइल और लेदर जैसे मटेरियल को रंगने के लिए किया जाता है। इसलिए वे चैप्टर 32 डाई और पिगमेंट के तहत आते हैं। सवाल: क्या कस्टम्स एक्ट 1962 के सेक्शन 74 के तहत उन सामानों के लिए ड्रॉबैक की इजाजत दी जा सकती है जिन्हें एक्सपोर्ट के समय इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स के आधार पर पहचाना नहीं जा सकता? उत्तर: नहीं, ड्रॉबैक की अनुमति नहीं दी जा सकती। एक्सप्लेनेशन: कस्टम्स एक्ट 1962 के सेक्शन 74 के तहत इंपोर्टेड सामान के री एक्सपोर्ट पर ड्यूटी ड्रॉबैक की इजाजत तभी दी जाती है जब इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स के रेफरेंस से सामान की पहचान साफ तौर पर हो सके। अगर सामान की पहचान उसी सामान के तौर पर नहीं की जा सकती जिसे इंपोर्ट किया गया था,
तो ड्रॉबैक का फायदा नहीं दिया जाएगा। सवाल, नीचे दिए गए स्टेटमेंट पर गौर करें। आय, जो हेडिंग सबसे खास जानकारी देती है, उसे उन हेडिंग से बेहतर माना जाएगा जो ज्यादा आम जानकारी देती है। 2, सामान को उस हेडिंग के तहत क्लासिफाई किया जाएगा जो नंबर के हिसाब से पहले आता है, उन सभी चीजों में जो बराबर विचार के लायक है। क्या यह स्टेटमेंट सही है? उत्तर, हां, दोनों बातें सही है। स्पष्टीकरण, यह सिद्धांत कस्टम टैरिफ के तहत वस्तुओं के वर्गीकरण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले हार्मोनाइज्ड सिस्टम (एचएस) की व्याख्या के लिए सामान्य नियमों (जीआरआई) पर आधारित है। जीआरआई 3A के अनुसार सामान्य विवरण की तुलना में सर्वाधिक विशिष्ट विवरण को प्राथमिकता दी जाएगी। जीआरआई 3C में यह प्रावधान है कि जब वस्तुओं को पहले के नियमों के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है और 2 या 2 से अधिक शीर्षक समान रूप से विचार के योग्य हैं, तो उनमें से संख्यात्मक क्रम में अंत में आने वाले शीर्षक को चुना जाता है। सवाल, एसवीबी के नतीजों में सभी जरूरी फैक्ट्स और इंपोर्टर की तरफ से दी गई जानकारी को किसने मंजूरी दी है? उत्तर, एसवीबी के नतीजों को प्रिंसिपल कमिश्नर या कस्टम कमिश्नर मंजूर करते हैं। एक्सप्लेनेशन, स्पेशल वैल्यूएशन ब्रांच एसवीबी रिलेटेड पार्टी इंपोर्ट से जुड़े मामलों की जांच करती है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या रिश्ता ट्रांजैक्शन वैल्यू पर असर डालता है। इंपोर्टर द्वारा दिए गए सभी जरूरी फैक्ट्स और सबमिशन की जांच करने के बाद एसवीबी रिपोर्ट और नतीजों को प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ कस्टम्स द्वारा अप्रूव किया जाता है। सवाल, एसवीबी के नतीजों में सभी जरूरी बातें और इंपोर्टर की दी गई बातें शामिल होती हैं जिन्हें प्रिंसिपल कमिश्नर मंजूर करते हैं और आगे की कार्रवाई के लिए संबंधित अप्रेजिंग ग्रुप को भेजते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उत्तर, इसे एसवीबी ऑर्डर, एसवीबी इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कहा जाता है। एक्सप्लेनेशन, रिलेटेड पार्टी इंपोर्ट के बारे में इन्वेस्टिगेशन पूरी करने के बाद स्पेशल वैल्यूएशन ब्रांच एसवीबी अपने नतीजे तैयार करती है। एक बार जब ये नतीजे प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ कस्टम से अप्रूव हो जाते हैं तो उन्हें एसवीबी ऑर्डर के तौर पर जारी किया जाता है और इंपोर्टेड सामान के असेसमेंट के दौरान लागू करने के लिए संबंधित अप्रेजिंग ग्रुप्स को भेज दिया जाता है। प्रश्न, किसी भी सामान के संबंध में जांच में क्या शामिल है? उत्तर, जांच में माल का वजन, माप, परीक्षण और नमूने लेना शामिल है। स्पष्टीकरण, कस्टम्स एक्ट 1962 के सेक्शन 2(17) के तहत माल की जांच का मतलब है कस्टम्स ऑफिसर्स द्वारा माल के नेचर, क्वांटिटी, वैल्यू और क्लासिफिकेशन को वेरीफाई करने का प्रोसेस। इसमें कस्टम्स कानूनों का पालन सुनिश्चित करने के लिए वजन करना, मापना, टेस्टिंग करना और सैंपल लेना शामिल हो सकता है। सवाल, क्या सही मामलों में बिल ऑफ एंट्री देर से जमा करने पर लगने वाली पेनल्टी माफ की जा सकती है? उत्तर, हां, सही मामलों में सही अधिकारी पेनल्टी माफ कर सकता है। एक्सप्लेनेशन, बिल ऑफ एंट्री फॉर्म रेगुलेशन के तहत अगर बिल ऑफ एंट्री देर से फाइल किया जाता है तो आम तौर पर लेट फाइलिंग फीस देनी होती है। हालांकि सही और सही हालात में कस्टम का सही ऑफिसर, आमतौर पर डिप्टी असिस्टेंट कमिश्नर, देरी के कारणों पर विचार करने के बाद पेनल्टी माफ कर सकता है। प्रश्न, आईजीएम किसके द्वारा फाइल किया जाता है? उत्तर, आईजीएम कन्वेंस कैरियर के इंचार्ज व्यक्ति या उसके ऑथराइज्ड एजेंट द्वारा फाइल किया जाता है। एक्सप्लेनेशन, कस्टम्स एक्ट 1962 के सेक्शन 30 के तहत इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट आईजीएम को इंपोर्टेड सामान ले जाने वाले जहाज, एयरक्राफ्ट या गाड़ी के इंचार्ज व्यक्ति
या शिपिंग लाइन या एयरलाइन एजेंट जैसे किसी ऑथराइज्ड एजेंट द्वारा गाड़ी के कस्टम स्टेशन पर आने से पहले या बाद में फाइल किया जाना चाहिए। प्रश्न, एक बार सामान जब्त हो जाने के बाद मालिकाना हक किसका हो जाता है? उत्तर, मालिकाना हक केंद्र सरकार के पास है। एक्सप्लेनेशन। कस्टम्स एक्ट 1962 के सेक्शन 126 के तहत जब कोई सामान एक्ट के तहत जब्त किया जाता है तो ऐसे सामान का मालिकाना हक अपने आप सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाता है। उस पल से सरकार कानूनी मालिक बन जाती है और कानून के हिसाब से सामान को बेच सकती है। प्रश्न, क्या कैपिटल गुड्स के अलावा सेकंड हैंड सामान भारत में इंपोर्ट किया जा सकता है? उत्तर, हां, कैपिटल गुड्स के अलावा दूसरे सेकंड हैंड सामान को सिर्फ लाइसेंस के साथ ही इंपोर्ट किया जा सकता है। व्याख्या। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी (FTP) के तहत सेकंड हैंड सामान सेकंड हैंड कैपिटल गुड्स को छोड़कर को रिस्ट्रिक्टेड आइटम के तौर पर क्लासिफाई किया गया है। इसलिए डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड (DGFT) से ऑथराइजेशन मिलने के बाद ही उनके इंपोर्ट की इजाजत है। सवाल, कस्टम्स प्रोविजनल असेसमेंट को फाइनल करना रेगुलेशन 2018 के तहत असेसमेंट को फाइनल करने के लिए जानकारी डॉक्यूमेंट्स जमा करने के लिए कितना समय बिना एक्सटेंशन के दिया जाता है? उत्तर, दिया गया समय 1 महीना है। एक्सप्लेनेशन। कस्टम्स प्रोविजनल असेसमेंट को फाइनल करना रेगुलेशन 2018 के तहत जब सामान का प्रोविजनल असेसमेंट किया जाता है तो इंपोर्टर या एक्सपोर्टर को प्रोविजनल असेसमेंट की तारीख से 1 महीने के अंदर जरूरी डॉक्यूमेंट्स या जानकारी जमा करनी होती है। अगर सही हो तो सही ऑफिसर एक्सटेंशन दे सकता है। प्रश्न, भारत में खतरनाक कचरे का आयात है। उत्तर, भारत में खतरनाक कचरे का इंपोर्ट रेगुलेटेड है। व्याख्या। खतरनाक कचरे का आयात पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत खतरनाक और अन्य अपशिष्ट प्रबंधन और सीमा पार आवागमन नियम 2016 द्वारा नियंत्रित होता है। इस तरह के आयात को सख्ती से नियंत्रित किया जाता है और केवल पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय MOI FCC से पूर्व अनुमति के साथ और निर्दिष्ट शर्तों के अधीन ही अनुमति दी जाती है। प्रश्न, क्या बिल ऑफ एंट्री को देरी से पेश करने पर जुर्माने की कोई ऊपरी सीमा है? उत्तर, हां, ज्यादा से ज्यादा लेट फीस 5,000 रुपए है। जानकारी। बिल ऑफ एंट्री फॉर्म रेगुलेशन 2018 के तहत अगर बिल ऑफ एंट्री तय समय के अंदर जमा नहीं किया जाता है तो लेट फाइलिंग फीस लगती है। देरी के पहले दिन के लिए फीस 5,000 रुपए और उसके बाद के दिनों के लिए 10,000 रुपए है, जिसकी ज्यादा से ज्यादा लिमिट 5,000 रुपए है। प्रश्न, लेवी ऑफ फीस कस्टम्स डॉक्यूमेंट्स रेगुलेशन 2017 के अनुसार शिपिंग बिल ऑफ एंट्री पहले के बिल ऑफ एंट्री को छोड़कर में बदलाव के लिए कितनी फीस तय है? उत्तर, निर्धारित शुल्क 500 रुपए है। जानकारी। लेवी ऑफ फीस कस्टम्स डॉक्यूमेंट्स रेगुलेशन 2017 के तहत शिपिंग बिल या बिल ऑफ एंट्री पहले के बिल ऑफ एंट्री के अलावा में बदलाव के लिए 500 रुपए की फीस ली जाती है। यह फीस तब देनी होती है जब डॉक्यूमेंट फाइल होने के बाद बदलाव के लिए रिक्वेस्ट की जाती है। प्रश्न, कस्टम्स डिपार्टमेंट वेयरहाउसिंग के लिए बॉन्ड क्यों मांगता है? उत्तर, यह बॉन्ड कस्टम ड्यूटी के पेमेंट को सुरक्षित करने और वेयरहाउसिंग नियमों का पालन पक्का करने के लिए लिया जाता है। एक्सप्लेनेशन। कस्टम्स एक्ट 1962 के तहत जब इंपोर्टेड सामान को ड्यूटी का तुरंत पेमेंट किए बिना बॉन्डेड वेयरहाउस में स्टोर किया जाता है तो इंपोर्टर को एक वेयरहाउसिंग बॉन्ड भरना होता है।
ये बॉन्ड गारंटी देता है कि इंपोर्टर लागू ड्यूटी, इंटरेस्ट का पेमेंट करेगा और सामान क्लियर होने से पहले वेयरहाउसिंग की शर्तों का पालन करेगा। प्रश्न, भारत से मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट स्कीम मेस क्या है? उत्तर, मेस एक एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम है। व्याख्या, भारत से मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट स्कीम मेस को फॉरेन ट्रेड पॉलिसी FTP 2015-20 के तहत भारत में बने सामान के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। इस स्कीम के तहत एक्सपोर्टर्स को इंफ्रास्ट्रक्चर की कमियों और उससे जुड़े खर्चों को पूरा करने के लिए इंसेंटिव के तौर पर ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप दिए गए थे। प्रश्न, कोयला को कस्टम्स टैरिफ के किस चैप्टर के तहत क्लासिफाई किया जा सकता है? उत्तर, कोयले को कस्टम्स टैरिफ के चैप्टर 27 के तहत क्लासिफाई किया जा सकता है। एक्सप्लेनेशन, कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975 के चैप्टर 27 में मिनरल फ्यूल, मिनरल ऑयल और उनके डिस्टिलेशन के प्रोडक्ट शामिल हैं। क्योंकि कोयला एक मिनरल फ्यूल है, इसलिए यह चैप्टर 27 के तहत आता है, जिसमें कोयला, लिग्नाइट, पीट और पेट्रोलियम ऑयल जैसे प्रोडक्ट शामिल हैं। प्रश्न, कस्टम से सामान क्लियर होने के बाद सेक्शन 149 के तहत बिल ऑफ एंट्री में बदलाव करने के लिए सही अधिकारी कौन है? उत्तर, कस्टम्स का डिप्टी कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर सही अधिकारी है। एक्सप्लेनेशन, कस्टम्स एक्ट 1962 के सेक्शन 149 के तहत बिल ऑफ एंट्री जैसे डॉक्यूमेंट्स में बदलाव की इजाजत सामान के क्लियरेंस के बाद भी दी जा सकती है, बशर्ते ये बदलाव उस डॉक्यूमेंट्री सबूत पर आधारित हो जो सामान क्लियरेंस के समय मौजूद था। ऐसे बदलाव की इजाजत कस्टम्स के डिप्टी कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर देते हैं। सवाल, इंपोर्टेड खाने की चीजों को FSSAI अधिकारियों के पास क्यों भेजा जाता है? उत्तर, इंपोर्टेड खाने की चीजों को FSSAI अधिकारियों के पास भेजा जाता है ताकि यह पक्का हो सके कि वे भारत में फूड सेफ्टी और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का पालन करते हैं। व्याख्या, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के तहत सभी इंपोर्टेड फूड प्रोडक्ट्स को फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI के बताए गए सेफ्टी और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को पूरा करना होता है। कस्टम्स ऐसे आइटम्स को घर पर इस्तेमाल के लिए क्लियरेंस देने से पहले इंस्पेक्शन, सैंपलिंग और टेस्टिंग के लिए FSSAI को भेजता है। सवाल, SVB के नतीजों में सभी जरूरी फैक्ट्स और इंपोर्टर की दी गई बातें शामिल होती हैं, जिन्हें प्रिंसिपल कमिश्नर मंजूर करते हैं और आगे की कार्रवाई के लिए संबंधित अप्रेजिंग ग्रुप्स को भेजते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उत्तर, इसे SVB ऑर्डर कहा जाता है। एक्सप्लेनेशन, रिलेटेड पार्टी इंपोर्ट ट्रांजैक्शन की जांच करने के बाद स्पेशल वैल्यूएशन ब्रांच SVB अपने नतीजे तैयार करती है। एक बार जब ये नतीजे प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ कस्टम से अप्रूव हो जाते हैं तो उन्हें SVB ऑर्डर के तौर पर जारी किया जाता है, जिसे फिर असेसमेंट के दौरान लागू करने के लिए संबंधित अप्रेजिंग ग्रुप्स को भेजा जाता है। प्रश्न, कस्टम्स एक्ट 1962 के सेक्शन 27 के तहत रिफंड क्लेम फाइल करने की टाइम लिमिट क्या है, जहां ड्यूटी प्रोटेस्ट के तहत पे की गई थी? उत्तर, जब विरोध के तहत ड्यूटी का भुगतान किया जाता है तो कोई समय सीमा लागू नहीं होती है। एक्सप्लेनेशन, कस्टम्स एक्ट 1962 के सेक्शन 27 के तहत रिफंड क्लेम आमतौर पर संबंधित तारीख से 1 साल के अंदर फाइल किया जाना चाहिए। हालांकि जब ड्यूटी प्रोटेस्ट के तहत पे की गई हो तो 1 साल का लिमिटेशन पीरियड लागू नहीं होता है और रिफंड क्लेम बिना किसी टाइम लिमिट के फाइल किया जा सकता है। प्रश्न, FSSAI का पूरा नाम क्या है? उत्तर, FSSAI का मतलब है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। व्याख्या,
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। ये भारत में खाद्य सुरक्षा मानकों को विनियमित करने और पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार है, जिसमें आयातित खाद्य पदार्थों के निरीक्षण, परीक्षण और अनुमोदन शामिल है। सवाल: कस्टम ड्यूटी के डेफर्ड पेमेंट की सुविधा अभी किस कैटेगरी के इंपोर्टर्स को दी गई है? उत्तर: यह सुविधा ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर्स AEOs को दी जाती है। एक्सप्लेनेशन: इंपोर्ट ड्यूटी के डेफर्ड पेमेंट रूल्स 2016 के तहत ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर्स AEOT2 और AEOT3 को कस्टम ड्यूटी के डेफर्ड पेमेंट की सुविधा मिलती है। इससे एलिजिबल इंपोर्टर्स को क्लियरेंस के समय तुरंत पेमेंट करने के बजाय बाद में बताई गई तारीख पर कस्टम ड्यूटी का पेमेंट करने की सुविधा मिलती है, जिससे सामान का क्लियरेंस जल्दी हो जाता है। प्रश्न: कस्टम्स एक्ट 1962 के सेक्शन 59 के तहत गुड्स की बॉन्डिंग क्या है? उत्तर: सामान की बॉन्डिंग का मतलब है कि इंपोर्टर एक बॉन्ड बनाता है, जिसके तहत वो इंपोर्टेड सामान को कस्टम ड्यूटी का तुरंत पेमेंट किए बिना वेयरहाउस में स्टोर करेगा। एक्सप्लेनेशन: कस्टम्स एक्ट 1962 के सेक्शन 59 के तहत जब इंपोर्टेड सामान को बॉन्डेड वेयरहाउस में रखने का इरादा होता है, तो इंपोर्टर को कस्टम्स के साथ एक वेयरहाउसिंग बॉन्ड एग्जीक्यूट करना होता है। यह बॉन्ड ये पक्का करता है कि इंपोर्टर लागू ड्यूटी, इंटरेस्ट का पेमेंट करेगा और सामान क्लियर होने से पहले सभी वेयरहाउसिंग कंडीशंस को फॉलो करेगा। प्रश्न: रिडेम्पशन फाइन किसके बदले में है? उत्तर: रिडेम्पशन फाइन सामान जब्त करने के बदले में लगाया जाता है। एक्सप्लेनेशन: कस्टम्स एक्ट 1962 के सेक्शन 125 के तहत जब सामान जब्त किया जा सकता है, तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी मालिक को जुर्माना देकर सामान छुड़ाने की इजाजत दे सकती है, जिसे रिडेम्पशन फाइन कहते हैं। यह जुर्माना जब्त करने के बजाय दिया जाता है, जिससे सामान मालिक को वापस किया जा सकता है। सवाल: कस्टम्स वैल्यूएशन, इंपोर्टेड गुड्स की वैल्यू तय करना, रूल्स 2007 के रूल 4 को लागू करते समय अगर एक जैसे सामान की एक से ज्यादा ट्रांजैक्शन वैल्यू मिलती है, तो इंपोर्टेड सामान की वैल्यू तय करने के लिए कौन सी वैल्यू ली जाएगी? उत्तर: एक जैसे सामान की सबसे कम ट्रांजैक्शन वैल्यू ली जाएगी। स्पष्टीकरण: सीमा शुल्क मूल्यांकन आयातित वस्तुओं के मूल्य का निर्धारण नियम 2007 के नियम 4 के अंतर्गत जब समान वस्तुओं के लेन देन मूल्य का उपयोग मूल्यांकन के लिए किया जाता है और एक से अधिक ऐसे मूल्य उपलब्ध होते हैं, तो आयातित वस्तुओं के मूल्यांकन योग्य मूल्य को निर्धारित करने के लिए उन मूल्यों में से सबसे कम मूल्य को अपनाया जाना चाहिए। सवाल: एक मशीन 1 लाख रुपए CIF में इंपोर्ट की जाती है। बेसिक कस्टम ड्यूटी 10% एड वैलोरम है। सोशल वेलफेयर सरचार्ज SWS 10% है। इंटीग्रेटेड टैक्स और कंपनसेशन सेस की दर क्रमशः 18% और 15% है। इंटीग्रेटेड टैक्स कैलकुलेट करें। उत्तर: एकीकृत कर IGST 21,780 रुपए। स्पष्टीकरण: मूल्यांकन योग्य मूल्य AV 1 लाख रुपए। मूल सीमा शुल्क 10%। 1 लाख का 10% 10,000 रुपए। सामाजिक कल्याण अधिभार BCD का 10%। 10,000 का 10% 1,000 रुपए। IGST कैलकुलेशन के लिए वैल्यू AV प्लस BCD प्लस SWS प्लस कंपेंसेशन सेस टैक्सेबल बेस में शामिल। मुआवजा उपकर 15%। 1 लाख प्लस 10,000 प्लस 1,000 का 15% 1,11,000 का 15% 16,650 रुपए। IGST का मूल्य
1,00,000 प्लस 10,000 प्लस 1,000 प्लस 16,650 1,27,650 रुपए। एकीकृत कर 18%। 1,27,650 का 18% 22,977 रुपए। इस प्रकार दे एकीकृत कर 22,977 रुपए लगभग। सवाल: अगर इंपोर्टर उन सामानों को क्लियर नहीं करता जो आसानी से इंपोर्ट किए जा सकते हैं तो क्या होगा? उत्तर: सामान कस्टम अधिकारियों द्वारा बेचा जा सकता है। एक्सप्लेनेशन: कस्टम्स एक्ट 1962 के सेक्शन 48 के तहत अगर इंपोर्टेड सामान को अनलोडिंग की तारीख से 30 दिनों के अंदर क्लियर, वेयरहाउस या ट्रांसशिप नहीं किया जाता है या सही ऑफिसर द्वारा दी गई ज्यादा समय सीमा के अंदर, तो कस्टम्स अधिकारी ड्यूटी और दूसरे चार्ज वसूलने के लिए नोटिस देने के बाद सामान बेच सकते हैं। प्रश्न: क्या कस्टम्स एक्ट 1962 के सेक्शन 75 के तहत ड्यूटी ड्रॉबैक उन सामानों के एक्सपोर्ट के लिए उपलब्ध है जो भारत में नहीं बने हैं? उत्तर: नहीं, सेक्शन 75 के तहत ड्यूटी ड्रॉबैक उन सामानों के लिए उपलब्ध नहीं है जो भारत में नहीं बने हैं। एक्सप्लेनेशन: कस्टम्स एक्ट 1962 के सेक्शन 75 के तहत भारत में बने सामान के एक्सपोर्ट पर ड्यूटी ड्रॉबैक दिया जाता है जहां उनके बनाने में इस्तेमाल होने वाले इंपोर्टेड या घरेलू इनपुट पर कस्टम्स या एक्साइज ड्यूटी दी गई हो। अगर सामान भारत में नहीं बना है तो यह ड्रॉबैक बेनिफिट लागू नहीं होता है। प्रश्न: नोटिफिकेशन नंबर 104/94 कस्टम्स के अनुसार ड्यूरेबल नेचर के कंटेनर्स को री एक्सपोर्ट करने की टाइम लिमिट क्या है? उत्तर: कंटेनरों को 6 महीने के अंदर फिर से एक्सपोर्ट किया जाना चाहिए। एक्सप्लेनेशन: नोटिफिकेशन नंबर 104/94 कस्टम्स के अनुसार भारत में इंपोर्ट किए जाने वाले ड्यूरेबल कंटेनर्स को ड्यूटी फ्री इंपोर्ट की इजाजत है, बशर्ते कि उन्हें इंपोर्ट की तारीख से 6 महीने के अंदर फिर से एक्सपोर्ट किया जाए। सही ऑफिसर सही मामलों में समय बढ़ा सकता है। सवाल: एक्सपोर्टर का दिया गया शिपिंग बिल एक्सपोर्ट के सामान पर दिए गए इंटीग्रेटेड टैक्स के रिफंड के लिए एप्लीकेशन माना जाएगा जब कौन सी शर्त पूरी हो? उत्तर: इसे रिफंड के लिए एप्लीकेशन माना जाता है जब एक्सपोर्टर फॉर्म GSTR 3B में वैलिड रिटर्न फाइल करता है और कैरियर द्वारा एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट रिपोर्ट फाइल की जाती है। एक्सप्लेनेशन: CGST रूल्स 2017 के रूल 96 के तहत एक्सपोर्टर का फाइल किया गया शिपिंग बिल एक्सपोर्ट गुड्स पर पेमेंट किए गए IGST के लिए रिफंड एप्लीकेशन माना जाता है। एक बार एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट या एक्सपोर्ट रिपोर्ट कन्वेंस के इंचार्ज व्यक्ति द्वारा फाइल की जाती है और एक्सपोर्टर ने एक्सपोर्ट की सही जानकारी के साथ जरूरी GST रिटर्न GSTR 3B फाइल कर दिया है। ये शर्तें पूरी होने के बाद IGST का रिफंड अपने आप प्रोसेस हो जाता है। 67 प्रश्न: लेदर जैकेट को कस्टम्स टैरिफ के किस चैप्टर के तहत क्लासिफाई किया जा सकता है? उत्तर: इसे चैप्टर 42 के तहत क्लासिफाई किया जा सकता है। एक्सप्लेनेशन: कस्टम्स टैरिफ के चैप्टर 42 में लेदर के सामान जैसे लेदर के कपड़े, बैग और एक्सेसरीज शामिल हैं। क्योंकि लेदर जैकेट लेदर से बना कपड़ा है, इसलिए यह चैप्टर 42 के तहत आता है। 68 प्रश्न: अगर इंपोर्टर टेस्ट रिपोर्ट से खुश नहीं है तो क्या वह दोबारा टेस्ट के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है? उत्तर: हां, इंपोर्टर रीटेस्ट का अनुरोध कर सकता है। एक्सप्लेनेशन: अगर इंपोर्टर कस्टम्स लैबोरेटरी टेस्ट के रिजल्ट पर डिस्पेंड करता है तो वो सैंपल के रीटेस्ट की रिक्वेस्ट कर सकता है। रीटेस्ट किसी दूसरी रिकॉग्नाइज लैबोरेटरी या कस्टम्स प्रोसीजर के हिसाब से सेंट्रल रेवेन्यू कंट्रोल लैबोरेटरी CRCL से किया जा सकता है। 69 प्रश्न:
कस्टम्स ब्रोकर लाइसेंसिंग रेगुलेशन 2018 के तहत कस्टम्स ब्रोकर को दिया गया लाइसेंस क्या हो सकता है? उत्तर, इसे सस्पेंड या रद्द किया जा सकता है। व्याख्या, कस्टम्स ब्रोकर लाइसेंसिंग रेगुलेशन CBLR 2018 के तहत अगर कोई कस्टम्स ब्रोकर रेगुलेशन या कस्टम्स एक्ट के नियमों का उल्लंघन करता है तो कस्टम कमिश्नर सही जांच के बाद लाइसेंस को सस्पेंड या रद्द कर सकता है। 70 प्रश्न, क्या मेस सेस स्क्रिप्ट्स का इस्तेमाल IGST और कंपनसेशन सेस के पेमेंट के लिए किया जा सकता है? उत्तर, नहीं, इनका इस्तेमाल IGST और कंपनसेशन सेस के पेमेंट के लिए नहीं किया जा सकता। व्याख्या, GST लागू होने के बाद मेस और सेस ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट का इस्तेमाल IGST और कंपनसेशन सेस के पेमेंट के लिए नहीं किया जा सकता है। इनका इस्तेमाल आमतौर पर सिर्फ बेसिक कस्टम्स ड्यूटी BCD के पेमेंट के लिए किया जा सकता है। 71 प्रश्न, कस्टम्स एक्ट 1962 के अनुसार इंपोर्टर कौन है? उत्तर, इंपोर्टर वो व्यक्ति है जो भारत में सामान इंपोर्ट करता है और इसमें कोई भी मालिक या खुद को इंपोर्टर बताने वाला व्यक्ति शामिल है। स्पष्टीकरण, सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 2(26) के तहत आयातकर्ता शब्द में न केवल वो व्यक्ति शामिल है जो वास्तव में माल का आयात करता है, बल्कि कोई भी मालिक, लाभकारी मालिक या वो व्यक्ति जो आयात और माल की निकासी के समय के बीच खुद को आयातक के रूप में प्रस्तुत करता है। 72 प्रश्न, EPCG स्कीम के तहत एक्सपोर्ट करते समय कौन से एक्सपोर्ट बेनिफिट्स भी लिए जा सकते हैं? उत्तर, EPCG स्कीम के तहत एक्सपोर्ट करते समय ड्रॉबैक बेनिफिट्स भी लिए जा सकते हैं। एक्सप्लेनेशन, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स EPCG स्कीम के तहत एक्सपोर्टर्स को एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशंस के तहत कंसेशनल या जीरो कस्टम ड्यूटी पर कैपिटल गुड्स इंपोर्ट करने की इजाजत है। EPCG के तहत एक्सपोर्ट करते समय भी एक्सपोर्टर स्कीम की शर्तों के तहत एक्सपोर्ट गुड्स को बनाने में इस्तेमाल होने वाले इनपुट पर ड्यूटी ड्रॉबैक क्लेम कर सकते हैं। 73 प्रश्न, न्यू न्यूमेटिक रबर टायर्स को कस्टम्स टैरिफ के किस चैप्टर के तहत क्लासिफाई किया जा सकता है? उत्तर, उन्हें चैप्टर 40 के तहत क्लासिफाई किया जा सकता है। एक्सप्लेनेशन, कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975 के चैप्टर 40 में रबर और उससे बनी चीजें शामिल हैं, क्योंकि नए न्यूमेटिक रबर टायर रबर से बने होते हैं और गाड़ियों में इस्तेमाल होते हैं, इसलिए वे चैप्टर 40 के तहत आते हैं। प्रश्न, इंपोर्टर बिल ऑफ एंट्री का स्टेटस किस पर ट्रैक कर सकता है? उत्तर, स्टेटस को आइसगेट पोर्टल पर ट्रैक किया जा सकता है। जानकारी, इंडियन कस्टम्स इलेक्ट्रॉनिक गेटवे आइसगेट सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स CBIC का ऑनलाइन पोर्टल है। इंपोर्टर्स, एक्सपोर्टर्स और कस्टम्स ब्रोकर्स इसका इस्तेमाल बिल ऑफ एंट्री, शिपिंग बिल और दूसरे कस्टम्स डॉक्यूमेंट्स का स्टेटस इलेक्ट्रॉनिकली ट्रैक करने के लिए कर सकते हैं। प्रश्न, कैपिटल गुड्स के अलावा सेकंड हैंड गुड्स का इंपोर्ट क्या है? उत्तर, कैपिटल गुड्स के अलावा सेकंड हैंड गुड्स का इंपोर्ट प्रतिबंधित है। व्याख्या, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी FTP के तहत कैपिटल गुड्स के अलावा दूसरे सेकंड हैंड सामान रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में आते हैं, इसलिए उनके इंपोर्ट की इजाजत सिर्फ डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड DGFT से पहले से मंजूरी मिलने पर ही दी जाती है। प्रश्न, सेल्फ असेस्ड बिल ऑफ एंट्री क्या है? उत्तर, सेल्फ असेस्ड बिल ऑफ एंट्री का असेसमेंट इंपोर्टर खुद करता है। एक्सप्लेनेशन, कस्टम्स एक्ट 1962 के सेक्शन 17 के तहत इंपोर्टर को बिल ऑफ एंट्री में सही क्लासिफिकेशन, वैल्यू
और लागू ड्यूटी बताकर इंपोर्टेड सामान पर लगने वाली ड्यूटी का खुद से असेसमेंट करना होता है। अगर जरूरी हो तो कस्टम ऑफिसर बाद में बिल ऑफ एंट्री को वेरीफाई या रीअसेस कर सकते हैं। प्रश्न, इनमें से कौन सी एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम वित्त मंत्रालय द्वारा बनाई और चलाई जाती है? उत्तर, ड्यूटी ड्रॉबैक योजना। व्याख्या, ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम को वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग द्वारा सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स (CBIC) के जरिए बनाया और चलाया जाता है। ये एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए एक्सपोर्ट सामान बनाने में इस्तेमाल होने वाले इनपुट पर चुकाई गई कस्टम और एक्साइज ड्यूटी का रिफंड देता है। प्रश्न, ITC HS क्या है? उत्तर, ITC HS का मतलब है हार्मोनाइज्ड सिस्टम पर आधारित इंडियन ट्रेड क्लासिफिकेशन। व्याख्या, ITC HS एक क्लासिफिकेशन सिस्टम है जिसका इस्तेमाल भारत में सामान के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए किया जाता है। ये टैरिफ क्लासिफिकेशन के हार्मोनाइज्ड सिस्टम HS पर आधारित है और इसे डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड DGFT जारी करता है। ये आइटम वाइज इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पॉलिसी बताता है, जिसमें यह बताया जाता है कि सामान फ्री, रिस्ट्रिक्टेड, प्रोहिबिटेड या कैनालाइज्ड है। सवाल, क्या कोई इंपोर्टर फाइनल असेसमेंट तक ब्याज के पेमेंट से बचने के लिए अपनी मर्जी से ड्यूटी दे सकता है? उत्तर, हां, इंपोर्टर फाइनल असेसमेंट तक ब्याज से बचने के लिए अपनी मर्जी से ड्यूटी दे सकता है। एक्सप्लेनेशन, कस्टम्स एक्ट 1962 के सेक्शन 18 के तहत जब सामान का प्रोविजनली असेसमेंट किया जाता है तो इंपोर्टर असेसमेंट को फाइनल करने से पहले अपनी मर्जी से डिफरेंशियल ड्यूटी का पेमेंट कर सकता है। अगर इंपोर्टर ड्यूटी एडवांस में पेमेंट करता है तो हालात के हिसाब से इंटरेस्ट लायबिलिटी से बचा जा सकता है या उसे कम किया जा सकता है। सवाल, इंपोर्टेड सामान वेयरहाउस में रखा जाता है और एक्सबॉन्ड बिल ऑफ एंट्री 90 दिन बाद लेकिन 1 साल पहले फाइल किया जाता है, ड्यूटी का लागू रेट क्या होगा? उत्तर, एक्सबॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फाइल करने की तारीख पर लागू ड्यूटी रेट लागू होगा। स्पष्टीकरण, सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 15(1)(b) के तहत गोदाम में रखे सामानों के मामले में शुल्क और टैरिफ मूल्यांकन की लागू दर उस तिथि को लागू दर होगी जब घरेलू खपत के लिए एक्सबॉन्ड बिल ऑफ एंट्री दाखिल किया जाता है, चाहे आयात या गोदाम की तारीख कुछ भी हो। प्रश्न, क्या कोई इंपोर्टर सामान का टाइटल छोड़ सकता है और उसे छोड़ सकता है? उत्तर, हां, इंपोर्टर सामान का टाइटल छोड़ सकता है और उसे छोड़ सकता है। एक्सप्लेनेशन, कस्टम्स एक्ट 1962 के सेक्शन 23(2) के तहत इंपोर्टर घर पर इस्तेमाल के लिए क्लियरेंस का ऑर्डर देने से पहले इंपोर्टेड सामान पर अपना टाइटल छोड़ सकता है। ऐसे मामलों में इंपोर्टर को कस्टम्स ड्यूटी देने की जरूरत नहीं होती, लेकिन सामान सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी बन जाता है। सवाल, अगर सामान उतारने के बाद लेकिन पोर्ट से क्लियर होने से पहले चोरी हो जाए तो कस्टम ड्यूटी कौन देगा? उत्तर, कोई कस्टम ड्यूटी नहीं देनी होगी। एक्सप्लेनेशन, कस्टम्स एक्ट 1962 के सेक्शन 13 के तहत अगर इंपोर्टेड सामान अनलोडिंग के बाद और घर पर इस्तेमाल के लिए क्लियरेंस से पहले चोरी हो जाता है तो इंपोर्टर उस सामान पर कस्टम ड्यूटी देने के लिए जिम्मेदार नहीं है। यह जिम्मेदारी इसलिए माफ कर दी जाती है क्योंकि सामान कस्टम्स कंट्रोल से क्लियर होने से पहले ही खो जाता है। प्रश्न, ISPM 15 स्टैंडर्ड किसके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर लागू होते हैं? उत्तर, ISPM 15 स्टैंडर्ड लकड़ी के पैकेजिंग मटेरियल पर लागू होते हैं। व्याख्या, ISPM 15 इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर फाइटोसैनिटरी मेजर्स नंबर 15
इंटरनेशनल ट्रेड में इस्तेमाल होने वाले लकड़ी के पैकेजिंग मटेरियल जैसे पैलेट, क्रेट, बॉक्स और डनेज को रेगुलेट करता है। स्टैंडर्ड के अनुसार लकड़ी की पैकेजिंग के जरिए कीड़ों और बीमारियों को फैलने से रोकने के लिए ऐसे मटेरियल को ट्रीट और मार्क किया जाना चाहिए। प्रश्न: न्हावा में सामान इंपोर्ट किया जाता है। शेवा पोर्ट से आईसीडी तुगलकाबाद तक ट्रांसपोर्ट किया गया। क्या न्हावा से माल ढुलाई का अमाउंट है? क्या आईसीडी में शेवा को असेसेबल वैल्यू में जोड़ा जाएगा? उत्तर: नहीं। न्हावा से माल ढुलाई शेवा से आईसीडी तुगलकाबाद कर निर्धारण मूल्य में नहीं जोड़ा जाएगा। स्पष्टीकरण: सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 14 और सीमा शुल्क मूल्यांकन नियम 2007 के तहत आकलन योग्य मूल्य में आयात बंदरगाह तक की लागत, बीमा और भाड़ा CIF शामिल है। माल के आयात बंदरगाह न्हावा पर पहुंचने के बाद किया गया भाड़ा शेवा, जैसे कि इनलैंड कंटेनर डिपो ICD तक ट्रांसपोर्टेशन को इंपोर्ट के बाद का खर्च माना जाता है और इसे असेसेबल वैल्यू में शामिल नहीं किया जाता है। सवाल: अगर वेयरहाउस में रखा सामान तय समय से ज्यादा समय तक वेयरहाउस में रहता है तो क्या पेमेंट करना होगा? उत्तर: कस्टम ड्यूटी पर ब्याज देना होगा। स्पष्टीकरण: कस्टम्स एक्ट 1962 के सेक्शन 61 के तहत अगर कोई सामान तय वेयरहाउसिंग पीरियड से ज्यादा समय तक बॉन्डेड वेयरहाउस में रहता है तो इंपोर्टर को ऐसे सामान पर लगने वाली ड्यूटी पर देरी के समय तक ब्याज देना होगा, जब तक कि सामान क्लियर न हो जाए। प्रश्न: इंपोर्टेड सामान के मामले में क्लासिफिकेशन के लिए कौन सा जरूरी नहीं है? उत्तर: सामान की कीमत क्लासिफिकेशन के लिए जरूरी नहीं है। एक्सप्लेनेशन: कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975 के तहत इंपोर्टेड सामान का क्लासिफिकेशन सामान के डिस्क्रिप्शन, नेचर, खासियतों और इस्तेमाल के आधार पर तय किया जाता है, जो हार्मोनाइज्ड सिस्टम के जनरल रूल्स फॉर इंटरप्रिटेशन GRI को फॉलो करता है। सामान की कीमत उनके क्लासिफिकेशन पर असर नहीं डालती है। प्रश्न: एडवांस ऑथराइजेशन के संबंध में ईओड का क्या मतलब है? उत्तर: ईओड का मतलब एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन डिस्चार्ज सर्टिफिकेट है। एक्सप्लेनेशन: फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम के तहत एक्सपोर्टर्स को इनपुट ड्यूटी फ्री इंपोर्ट करने के बाद एक तय एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन को पूरा करना होता है। एक बार जब एक्सपोर्टर ये ऑब्लिगेशन पूरा कर लेता है तो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड DGFT एक एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन डिस्चार्ज सर्टिफिकेट EODC जारी करता है, जो ये कंफर्म करता है कि एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन पूरा हो गया है। सवाल: इंपोर्ट किया गया सामान कस्टोडियन की कस्टडी में रहते हुए भारी बारिश और बाढ़ की वजह से खराब हो जाता है, इनमें से कौन सा सही है? उत्तर: इंपोर्टर को सिर्फ डैमेज सामान की कम हुई कीमत पर ही ड्यूटी देनी होगी। एक्सप्लेनेशन: कस्टम्स एक्ट 1962 के सेक्शन 22 के तहत अगर इंपोर्टेड सामान घर पर इस्तेमाल के लिए क्लियरेंस से पहले डैमेज या खराब हो जाता है तो इंपोर्टर ड्यूटी में कमी की रिक्वेस्ट कर सकता है। ऐसे मामलों में डैमेज सामान की कम हुई वैल्यू के हिसाब से कस्टम्स ड्यूटी कम कर दी जाती है। सवाल: लीगल मेट्रोलॉजी पैकेज कमोडिटीज रूल्स 2011 जिसमें बदलाव किया गया है के अनुसार इंपोर्टेड फूड आइटम्स के पैकेज पर इनमें से क्या बताना जरूरी नहीं है? उत्तर: लीगल मेट्रोलॉजी पैकेज कमोडिटीज रूल्स 2011 के तहत ओरिजिन कंट्री को जरूरी तौर पर बताना जरूरी नहीं है। एक्सप्लेनेशन: लीगल मेट्रोलॉजी पैकेज कमोडिटीज रूल्स 2011 के तहत पैकेज पर इंपोर्टर का नाम और पता, नेट क्वांटिटी, इंपोर्ट मैन्युफैक्चर का महीना और साल और मैक्सिमम रिटेल प्राइस MRP जैसी घोषणाएं जरूरी है।
हालांकि इन नियमों के तहत ओरिजिन कंट्री की घोषणा जरूरी नहीं है। हालांकि एफएसएसएआई या डीजीएफटी प्रोविजन जैसे दूसरे रेगुलेशन के तहत इसकी जरूरत हो सकती है। प्रश्न, बिल ऑफ एंट्री जहाज के आने से ज्यादा कितने दिन पहले पेश किया जा सकता है? उत्तर, बिल ऑफ एंट्री जहाज के आने से 30 दिन पहले तक पेश किया जा सकता है। एक्सप्लेनेशन, कस्टम्स एक्ट 1962 के सेक्शन 46 के तहत सामान के आने से पहले एडवांस बिल ऑफ एंट्री फाइल किया जा सकता है। इंपोर्टर को जहाज या एयरक्राफ्ट के आने से 30 दिन पहले तक इसे फाइल करने की इजाजत है, जिससे आने के बाद कस्टम्स क्लियरेंस तेजी से होता है। सवाल, हवाई जहाज से इंपोर्ट के मामले में जहां इंपोर्ट की जगह तक ट्रांसपोर्ट का खर्च उपलब्ध है, ऐसी कीमत फॉर वैल्यू के कितने प्रतिशत से ज्यादा नहीं होगी? उत्तर, ट्रांसपोर्ट का खर्च फॉर वैल्यू के 20% से ज्यादा नहीं होगा। स्पष्टीकरण, कस्टम्स वैल्यूएशन इंपोर्टेड गुड्स की वैल्यू तय करना रूल्स 2007 के तहत हवाई जहाज से इंपोर्ट किए गए सामान के लिए असेसेबल वैल्यू में शामिल फ्रेट कंपोनेंट फॉर वैल्यू के ज्यादा से ज्यादा 20% तक सीमित है, भले ही असल हवाई फ्रेट ज्यादा हो। प्रश्न, क्या बिल ऑफ एंट्री में इंपोर्ट कंसाइनमेंट की पार्ट डिलीवरी संभव है? उत्तर, हां, इंपोर्ट कंसाइनमेंट की पार्ट डिलीवरी संभव है। एक्सप्लेनेशन, कस्टम्स एक्ट 1962 के तहत अगर इंपोर्टर रिक्वेस्ट करता है और सही ऑफिसर इजाजत देता है तो एक ही बिल ऑफ एंट्री के तहत आने वाले सामान का कुछ हिस्सा क्लियर किया जा सकता है, जबकि बाकी सामान ड्यूटी के पेमेंट और दूसरी जरूरतों के पालन के अधीन कस्टम्स कंट्रोल में रह सकता है। प्रश्न, घरेलू खपत के लिए बिल ऑफ एंट्री के संबंध में ड्यूटी की दर क्या मानी जाती है? उत्तर, ड्यूटी की दर बिल ऑफ एंट्री पेश करने की तारीख को लागू दर मानी जाती है। स्पष्टीकरण, सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 15(1)(a) के तहत घरेलू खपत के लिए मंजूरी दिए गए सामानों के लिए शुल्क और टैरिफ मूल्यांकन की लागू दर उस तिथि को लागू दर है जिस तिथि को एंट्री बिल प्रस्तुत किया जाता है, बशर्ते कि जहाज या विमान पहले ही आ चुका हो। सवाल, कस्टम्स ब्रोकर लाइसेंसिंग रेगुलेशन 2018 के रेगुलेशन 6 के तहत तय परीक्षा पास करने के लिए किसी व्यक्ति को कितने मौके मिलते हैं? उत्तर, एक व्यक्ति को 6 बार कोशिश करने की इजाजत है। एक्सप्लेनेशन, कस्टम्स ब्रोकर लाइसेंसिंग रेगुलेशन CBLR 2018 के रेगुलेशन 6 के तहत कस्टम्स ब्रोकर बनने के लिए कैंडिडेट को तय एग्जाम पास करना होगा। रेगुलेशन के मुताबिक तय समय में एग्जाम पास करने के लिए ज्यादा से ज्यादा 6 बार कोशिश की जा सकती है। सवाल, अगर फाइनल असेसमेंट की तारीख से रिफंड में 3 महीने से ज्यादा की देरी होती है तो कितना इंटरेस्ट रेट लगेगा? उत्तर, लागू ब्याज दर 6% प्रति वर्ष है। स्पष्टीकरण, कस्टम्स एक्ट 1962 के सेक्शन 27(a) के तहत अगर रिफंड क्लेम का पेमेंट एप्लीकेशन मिलने या फाइनल असेसमेंट की तारीख से 3 महीने के अंदर नहीं किया जाता है तो एप्लीकेंट को देरी से मिले रिफंड अमाउंट पर पेमेंट होने तक 6% सालाना की दर से ब्याज पाने का हक है। सवाल, सभी खाने वाले प्रोडक्ट्स को तभी इंपोर्ट किया जा सकता है जब उनकी वैलिड शेल्फ लाइफ कितने दिन से कम न हो? उत्तर, इंपोर्ट के समय वैलिड शेल्फ लाइफ कुल शेल्फ लाइफ के 60% से कम नहीं होनी चाहिए। एक्सप्लेनेशन, इंपोर्टेड फूड आइटम्स के लिए FSSA रेगुलेशंस के अनुसार इंपोर्ट के समय खाने वाले प्रोडक्ट्स की शेल्फ लाइफ कम से कम 60% बची होनी चाहिए। ये जरूरत ये पक्का करती है कि फूड प्रोडक्ट्स इंडियन मार्केट में इस्तेमाल के लिए सेफ और सही रहें। सवाल, क्या कस्टम ब्रोकर्स के कर्मचारी जिन्हें
जी और एच के तहत फोटो आइडेंटिटी कार्ड दिए गए हैं। वे कस्टम्स के सामने फाइल किए गए डिक्लेरेशन पर साइन करने के लिए ऑथराइज्ड हैं? उत्तर नहीं, वे घोषणाओं पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत नहीं हैं। एक्सप्लेनेशन। कस्टम्स ब्रोकर लाइसेंसिंग रेगुलेशन CBLR 2018 के तहत F, G या H कार्ड जारी किए गए कर्मचारी कस्टम से जुड़े काम में मदद कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ कस्टम्स ब्रोकर, लाइसेंस होल्डर या कोई ऑथराइज सिग्नेटरी ही कस्टम्स के सामने फाइल किए गए डिक्लेरेशन पर साइन कर सकता है। इन आइडेंटिटी कार्ड वाले कर्मचारियों को ऐसे डिक्लेरेशन पर साइन करने की इजाजत नहीं है। सवाल: टेक्सटाइल के इंपोर्ट के मामले में अगर ओरिजिन देश की नेशनल एक्रेडिटेशन एजेंसी से एक्रेडिटेड टेक्सटाइल टेस्टिंग लैबोरेटरी से प्रीशिपमेंट सर्टिफिकेट नहीं है, तो सैंपल का टेस्ट कहां से किया जाएगा? उत्तर: सैंपल का टेस्ट भारत में टेक्सटाइल कमिटी लैबोरेटरी से किया जाना है। व्याख्या: टेक्सटाइल और टेक्सटाइल आर्टिकल्स क्वालिटी कंट्रोल रेगुलेशंस के अनुसार जब एक्सपोर्ट करने वाले देश में किसी मान्यता प्राप्त लैबोरेटरी से प्रीशिपमेंट सर्टिफिकेट उपलब्ध नहीं होता है, तो इंपोर्ट किए गए टेक्सटाइल सामान का टेस्ट भारत में टेक्सटाइल कमेटी की लैबोरेटरी में किया जाना चाहिए, ताकि जरूरी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का पालन सुनिश्चित हो सके। सवाल: सेक्शन 27 के तहत रिफंड मंजूर करने का टाइम क्या है, जिसके बाद डिपार्टमेंट को ऐसे रिफंड पर इंटरेस्ट देना होगा? उत्तर: समय 3 महीने है। एक्सप्लेनेशन। कस्टम्स एक्ट 1962 के सेक्शन 27A के तहत अगर एप्लीकेशन मिलने की तारीख से 3 महीने के अंदर रिफंड क्लेम मंजूर नहीं होता है, तो डिपार्टमेंट को देरी से मिले रिफंड पर तब तक इंटरेस्ट देना होगा जब तक कि अप्लाई करने वाले को अमाउंट का पेमेंट नहीं हो जाता। सवाल: एक्स वर्क्स वैल्यू 90,000 रुपए, इनलैंड फ्रेट 10,000 रुपए, ओशन फ्रेट 50,000 रुपए अगर इंपोर्ट हवाई जहाज से हो रहा है, तो ऊपर दिए गए मामले में ओशन फ्रेट कितना लिया जाना चाहिए? उत्तर: समुद्री हवाई भाड़ा 18,000 रुपए है। स्पष्टीकरण: FOB मूल्य एक्सवर्क्स प्लस अंतर्देशीय भाड़ा 90,000 प्लस 10,000 1,00,000 रुपए। कस्टम्स वैल्यूएशन रूल्स 2007 के अनुसार हवाई जहाज से इंपोर्ट के लिए असेसेबल वैल्यू में शामिल फ्रेट फॉब वैल्यू के 20% से ज्यादा नहीं हो सकता। FOB का 20% 1,00,000 का 20% 20,000 रुपए। क्योंकि असल भाड़ा 50,000 रुपए है, लेकिन नियम इसे फॉब के 20% तक सीमित करता है, इसलिए भाड़ा 20,000 रुपए माना जाएगा। इसलिए मूल्यांकन के लिए लिया गया भाड़ा 20,000 रुपए। कस्टम ब्रोकर्स लाइसेंसिंग परीक्षा 2019। सवाल: क्या प्रोविजनल असेसमेंट को फाइनल करने पर अगर इंपोर्टर को प्रोविजनल असेस ड्यूटी के अलावा ड्यूटी भी देनी पड़ती है, तो क्या उसे इंटरेस्ट भी देना होगा? उत्तर: हां, इंपोर्टर को डिफरेंशियल ड्यूटी अमाउंट पर इंटरेस्ट देना जरूरी है। शॉर्ट में जानकारी: कस्टम्स एक्ट 1962 के सेक्शन 18(3) के अनुसार जब प्रोविजनल असेसमेंट फाइनल हो जाता है और यह पाया जाता है कि इंपोर्टर को एक्स्ट्रा ड्यूटी देनी है, तो डिफरेंशियल अमाउंट पर इंटरेस्ट देना होता है। इंटरेस्ट उस महीने के पहले दिन से कैलकुलेट किया जाता है जिसमें ड्यूटी ओरिजिनली ड्यू थी, और उस ड्यूटी के पेमेंट की तारीख तक। इससे यह पक्का होता है कि सही ड्यूटी अमाउंट के पेमेंट में देरी के लिए सरकार को कंपेंसेट मिल जाए। प्रश्न 102। सवाल: इंपोर्ट किए गए सामान के मामले में जिन्हें इंडियन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स IQS का पालन करना जरूरी है, विदेश से ऐसे सामान के एक्सपोर्टर को किसके पास रजिस्टर होना चाहिए? उत्तर: एक्सपोर्टर को ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS के साथ रजिस्टर होना चाहिए। शॉर्ट में क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर QCOs
के तहत नोटिफाई किए गए कुछ इंपोर्टेड सामानों के लिए इंडियन स्टैंडर्ड्स का पालन जरूरी है। विदेशी मैन्युफैक्चरर्स एक्सपोर्टर्स को ऐसे सामान को इंडिया में एक्सपोर्ट करने से पहले फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स सर्टिफिकेशन स्कीम FMCS के तहत बिज रजिस्ट्रेशन या सर्टिफिकेशन लेना होगा। प्रश्न 103। सवाल, अगर डिपार्टमेंट का किया गया रीअसेसमेंट इंपोर्टर के किए गए सेल्फ असेसमेंट के उल्टा हो तो क्या होगा? उत्तर, अगर इंपोर्टर रिक्वेस्ट करता है तो सही ऑफिसर को 15 दिनों के अंदर स्पीकिंग ऑर्डर पास करना होगा। संक्षिप्त व्याख्या। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 17(5) के तहत जब पुनर्मूल्यांकन स्वमूल्यांकन से भिन्न होता है तो उचित अधिकारी को पुनर्मूल्यांकन के कारणों की व्याख्या करते हुए एक स्पष्ट आदेश जारी करना आवश्यक होता है, बशर्ते आयातक निर्यातक इसका अनुरोध करें। प्रश्न 104। प्रश्न, बिल ऑफ एंट्री पेश करते समय कौन से जरूरी डॉक्यूमेंट्स जमा करने होते हैं? उत्तर, जरूरी डॉक्यूमेंट्स में शामिल हैं चालान, पैकिंग सूची, बिल ऑफ लैडिंग बटा एयरवे बिल, आयात लाइसेंस यदि लागू हो, बीमा दस्तावेज, शॉर्ट में जानकारी। कस्टम्स एक्ट 1962 और बिल ऑफ एंट्री रेगुलेशन के अनुसार बिल ऑफ एंट्री फाइल करते समय ड्यूटी के असेसमेंट, सामान के वेरिफिकेशन और कस्टम्स क्लियरेंस के लिए इन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। प्रश्न 105। प्रश्न, किसी भी सामान को जब्त करने या किसी व्यक्ति पर कोई जुर्माना लगाने का कोई आदेश सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के तहत तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि माल का मालिक या ऐसा व्यक्ति। उत्तर, लिखकर नोटिस दिया गया और सुनवाई का मौका दिया गया। शॉर्ट में, कस्टम्स एक्ट 1962 के सेक्शन 124 के अनुसार सामान जब्त करना या पेनल्टी लगाना तब तक नहीं किया जा सकता जब तक एक लिखित कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है, व्यक्ति को रिप्रेजेंटेशन देने का मौका दिया जाता है, व्यक्ति को अपनी बात कहने का पूरा मौका दिया जाता है। प्रश्न 106। सवाल, बिल ऑफ एंट्री इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेटेड डिक्लेरेशन एंड पेपरलेस प्रोसेसिंग रेगुलेशन 2018 के अनुसार एक कस्टम ब्रोकर को बिल ऑफ एंट्री की असेस्ड कॉपी और ओरिजिनल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स कितने साल तक रखने होंगे? उत्तर, 5 वर्ष। शॉर्ट में जानकारी। बिल ऑफ एंट्री आइडप रेगुलेशन 2018 के तहत कस्टम ब्रोकर्स को बिल ऑफ एंट्री और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की असेस्ड कॉपी फाइल करने की तारीख से 5 साल तक कस्टम अधिकारियों द्वारा वेरिफिकेशन या ऑडिट के लिए रखनी होती है। प्रश्न 107। प्रश्न, एडवांस बिल ऑफ एंट्री के मामले में एक्सचेंज रेट किस तारीख को लिया जाएगा? उत्तर, बिल ऑफ एंट्री पेश करने की तारीख। संक्षिप्त विवरण। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 14 के अनुसार प्रासंगिक नियमों के साथ पढ़े लागू विनिमय दर CBIC द्वारा बिल ऑफ एंट्री प्रस्तुत किए जाने की तिथि को अधिसूचित दर है, भले ही ये माल के आने से पहले दायर किया गया अग्रिम बिल ऑफ एंट्री हो। प्रश्न 108। प्रश्न, सामान के इंपोर्ट के लिए अभी कौन से वैल्यूएशन नियम लागू हैं? उत्तर, सीमा शुल्क मूल्यांकन आयातित वस्तुओं के मूल्य का निर्धारण नियम 2007। संक्षिप्त विवरण। सीमा शुल्क लगाने के लिए आयातित वस्तुओं का मूल्य सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 14 के तहत तैयार सीमा शुल्क मूल्यांकन नियम 2007 के तहत निर्धारित किया जाता है, जो मुख्य रूप से लेन देन मूल्य विधि पर आधारित होता है। प्रश्न 109। प्रश्न, कस्टम्स एक्ट 1962 के तहत अपराधों को कंपाउंड करने का अधिकार किसके पास है? उत्तर,
मुख्य सीमा शुल्क आयुक्त या सीमा शुल्क आयुक्त। संक्षिप्त विवरण। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 137(3) के तहत मुख्य सीमा शुल्क आयुक्त या सीमा शुल्क आयुक्त द्वारा अभियोजन शुरू करने से पहले या बाद में अपराधों का शमन किया जा सकता है जो निर्धारित शर्तों और शमन राशि के भुगतान के अधीन है। प्रश्न 110। प्रश्न: वेयरहाउस बिल ऑफ एंट्री पेश करते समय एक इंपोर्टर को कितने का बॉन्ड जमा करना होगा? उत्तर: बॉन्ड इंपोर्टेड सामान पर लगाई गई ड्यूटी के 3 गुना 3 के बराबर होना चाहिए। शॉर्ट में समझाएं। कस्टम्स एक्ट 1962 के सेक्शन 59 के तहत जब सामान कस्टम्स वेयरहाउस में जमा किया जाता है तो इंपोर्टर को एक वेयरहाउसिंग बॉन्ड भरना होता है। बॉन्ड की रकम आमतौर पर तय ड्यूटी की रकम से 3 गुना होती है, जिससे यह पक्का होता है कि जब सामान वेयरहाउस से क्लियर होगा तो कस्टम्स ड्यूटी और दूसरे चार्ज का पेमेंट हो जाएगा। प्रश्न 111। सवाल: एक वेयरहाउस बिल ऑफ एंट्री दिखाया जाता है और सामान को कस्टम बॉन्डेड वेयरहाउस में रखा जाता है। 4 महीने बाद सामान क्लियर कर दिया जाता है। क्या ड्यूटी पर ब्याज देना होगा? उत्तर: हां, ब्याज देना होगा। शॉर्ट में जानकारी। कस्टम्स एक्ट 1962 के सेक्शन 61 के तहत ज्यादातर इंपोर्टर्स के लिए वेयरहाउस में रखा सामान बिना ब्याज के 90 दिन 3 महीने तक रह सकता है। अगर इस समय के बाद सामान क्लियर किया जाता है तो क्लियरेंस की तारीख तक 90 दिनों से ज्यादा समय के लिए ड्यूटी अमाउंट पर ब्याज देना होगा। क्योंकि सामान 4 महीने बाद क्लियर किया गया था, इसलिए 90 दिनों से ज्यादा समय के लिए ब्याज लगेगा। प्रश्न 112। प्रश्न: एक्सपोर्ट से होने वाली कमाई की वसूली की समय सीमा के तहत द्वारा तय की जाती है। उत्तर: फेमा 1999 के तहत भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई। शॉर्ट में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा 1999 और उससे जुड़े आरबीआई रेगुलेशंस के तहत एक्सपोर्टर्स को एक्सपोर्ट से हुई कमाई को वापस लाने और वापस भेजने का टाइम पीरियड तय किया है। प्रश्न 113। सवाल: एक इंपोर्टर ने 15 मार्च 2019 को एक बिल ऑफ एंट्री पेश किया है और आरएमएस ने इसे नो असेसमेंट एंड नो एक्सनेशन के तौर पर आसान बनाया है। इंटरेस्ट लायबिलिटी से बचने के लिए ड्यूटी कब देनी होगी? उत्तर: ड्यूटी के पेमेंट के लिए बिल ऑफ एंट्री वापस करने की तारीख से 1 दिन अगले वर्किंग डे के अंदर। शॉर्ट में कस्टम्स एक्ट 1962 के सेक्शन 47 के अनुसार जब आरएमएस बिना असेसमेंट के बिल ऑफ एंट्री को आसान बनाता है तो बिल ऑफ एंट्री के पेमेंट के लिए वापस आने के 1 दिन के अंदर ड्यूटी का पेमेंट करना होगा, नहीं तो ब्याज देना होगा। प्रश्न 114। प्रश्न: बैंक गारंटी क्या है? उत्तर: बैंक गारंटी एक लिखित अंडरटेकिंग है जो बैंक सरकार को एक तय रकम देने के लिए देता है अगर इंपोर्टर एक्सपोर्टर जरूरी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पाता है। शॉर्ट में यह एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी के तौर पर काम करता है जो कस्टम की जरूरतों जैसे ड्यूटी का पेमेंट, पेनल्टी या बॉन्ड की शर्तों को पूरा करने का कंप्लायंस पक्का करता है। प्रश्न 115। प्रश्न: आईईसी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड किस डिपार्टमेंट से लेना होता है? उत्तर: विदेश व्यापार महानिदेशालय डीजीएफटी। छोटा एक्सप्लेनेशन। आईईसी भारत में इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स के लिए एक जरूरी आइडेंटिफिकेशन नंबर है और इसे कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के तहत डीजीएफटी जारी करता है। प्रश्न 116। प्रश्न: आयात पर सीमा शुल्क पर भुगतान किया जाता है। उत्तर: आयातित वस्तुओं का मूल्यांकन योग्य मूल्य, लेन देन मूल्य। शॉर्ट में जानकारी। कस्टम्स एक्ट
1962 के सेक्शन 14 के अनुसार कस्टम्स ड्यूटी असेसेबल वैल्यू पर कैलकुलेट की जाती है, जो आमतौर पर इंपोर्टेड सामान की ट्रांजैक्शन वैल्यू होती है, जिसमें फ्रेट, इंश्योरेंस वगैरह जैसे कुछ एक्स्ट्रा चार्ज भी शामिल होते हैं। प्रश्न 117। प्रश्न: सीमा शुल्क अनंतिम मूल्यांकन को अंतिम रूप देना विनियम 2018 के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन के लिए पर जुर्माना लगाया जा सकता है। उत्तर: इंपोर्टर या एक्सपोर्टर। संक्षिप्त व्याख्या: यदि आयातक या निर्यातक सीमा शुल्क अनंतिम मूल्यांकन को अंतिम रूप देना विनियम 2018 के तहत आवश्यकताओं का पालन करने में विफल रहता है, तो सीमा शुल्क अधिकारी सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के तहत जुर्माना लगा सकते हैं। प्रश्न 118। सवाल: अगर जब्त किए गए सामान के बारे में 6 महीने के अंदर कोई नोटिस नहीं दिया जाता है, तो नोटिस देने का समय बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? उत्तर: सीमा शुल्क आयुक्त। शॉर्ट में जानकारी: कस्टम्स एक्ट 1962 के सेक्शन 110(2) के तहत अगर जब्ती के 6 महीने के अंदर कोई नोटिस जारी नहीं किया जाता है, तो सामान वापस करना होगा। हालांकि कस्टम्स कमिश्नर सही वजह बताकर इस समय को और 6 महीने बढ़ा सकते हैं। प्रश्न 119। प्रश्न: स्विफ्ट के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? जवाब: स्विफ्ट ट्रेड को आसान बनाने के लिए सिंगल विंडो इंटरफेस ट्रेडर्स को कई रेगुलेटरी एजेंसियों से क्लियरेंस के लिए एक ही जगह पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट जमा करने में मदद करता है। शॉर्ट में, स्विफ्ट एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है जिसे सीबीआईसी ने सिंगल विंडो क्लियरेंस की सुविधा के लिए शुरू किया है। इससे इंपोर्टर्स एक्सपोर्टर्स एक ही इंटरफेस से अलग अलग पार्टिसिपेटिंग गवर्नमेंट एजेंसियों पीजीए के लिए ऑनलाइन डॉक्यूमेंट फाइल कर सकते हैं। प्रश्न 120। प्रश्न: कस्टम्स ब्रोकर लाइसेंसिंग रेगुलेशन 2018 किस पर लागू होगा? उत्तर: कस्टम ब्रोकर्स। शॉर्ट में जानकारी: सीबीएलआर 2018 उन कस्टम ब्रोकर्स के लाइसेंस, ड्यूटी, जिम्मेदारियों और व्यवहार को रेगुलेट करता है, जो इंपोर्टर्स एक्सपोर्टर्स और कस्टम अधिकारियों के बीच बिचौलिए का काम करते हैं। प्रश्न 121। प्रश्न: पहले चेक असेसमेंट में क्या होता है? उत्तर: पहले सामान की जांच की जाती है और फिर उसका मूल्यांकन किया जाता है। संक्षिप्त व्याख्या: प्रथम जांच में सीमा शुल्क अधिकारी शुल्क का आकलन करने से पहले सही वर्गीकरण, मूल्यांकन या अनुपालन निर्धारित करने के लिए मूल्यांकन से पहले माल की शारीरिक जांच करते हैं। प्रश्न 122। सवाल: असली, फ्रेट और इंश्योरेंस चार्ज न होने पर असेसेबल वैल्यू निकालने के लिए फ्रेट और इंश्योरेंस के तौर पर लिए गए फॉब का कितना परसेंटेज है? उत्तर: माल ढुलाई फॉब का 20%, बीमा फॉब का 1.125%। शॉर्ट एक्सप्लेनेशन: कस्टम्स वैल्यूएशन रूल्स 2007 के अनुसार जब असली फ्रेट और इंश्योरेंस पता न हो, भाड़ा फॉब मूल्य का 20%, इंश्योरेंस फॉब वैल्यू का 1.125%। इन्हें असेसेबल वैल्यू कैलकुलेशन के लिए सीआईएफ वैल्यू तय करने के लिए जोड़ा जाता है। प्रश्न 123। प्रश्न: सीमा शुल्क अनंतिम मूल्यांकन को अंतिम रूप देना विनियम 2018 के तहत जुर्माने की अधिकतम राशि क्या है? उत्तर: 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए। शॉर्ट में बताएं। कस्टम्स प्रोविजनल असेसमेंट को फाइनल करना रेगुलेशन 2018 के तहत अगर कोई इंपोर्टर या एक्सपोर्टर रेगुलेटरी जरूरतों को पूरा करने में फेल रहता है, तो सही ऑफिसर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगा सकता है। प्रश्न 124। प्रश्न:
एक्स बांड बिल ऑफ एंट्री के संबंध में विनिमय दर इस प्रकार ली जाती है। उत्तर, एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फाइल करने की तारीख पर एक्सचेंज रेट। संक्षिप्त विवरण। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 14 के अनुसार सीबीआईसी द्वारा प्रवेश के पूर्व बांड बिल की प्रस्तुति की तिथि को अधिसूचित विनिमय दर तब लागू होती है जब माल को घरेलू खपत के लिए गोदाम से मंजूरी दी जाती है। प्रश्न 125। प्रश्न, सामान के इंपोर्ट पर लगने वाला सोशल वेलफेयर सरचार्ज SWS का रेट क्या है? उत्तर, बेसिक कस्टम ड्यूटी BCD का 10%। छोटा एक्सप्लेनेशन। SWS को फाइनेंस एक्ट 2018 के तहत सोशल वेलफेयर स्कीम को फंड करने के लिए बेसिक कस्टम ड्यूटी का 10% लगाया जाता है। प्रश्न 126। प्रश्न, यदि निर्यातक पाता है कि भुगतान की गई ड्रॉबैक राशि देय राशि से कम है तो वह। उत्तर, सप्लीमेंट्री ड्रॉबैक क्लेम फाइल कर सकते हैं। शॉर्ट में जानकारी। कस्टम्स और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटीज ड्रॉबैक रूल्स 2017 के तहत अगर चुकाई गई ड्रॉबैक रकम तय रकम से कम है तो एक्सपोर्टर बाकी रकम पाने के लिए सप्लीमेंट्री क्लेम के लिए अप्लाई कर सकता है। प्रश्न 127। सवाल, क्या जब्त किया गया सामान फैसले तक प्रोविजनली रिलीज किया जा सकता है? उत्तर, हां, जब्त किया गया सामान कुछ समय के लिए छोड़ा जा सकता है। संक्षिप्त विवरण। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 110A के तहत जब्त माल को उचित अधिकारी द्वारा अपेक्षित बांड के निष्पादन और सुरक्षा या बैंक गारंटी प्रस्तुत करने पर मालिक को अनंतिम रूप से जारी किया जा सकता है। प्रश्न 128। प्रश्न, सीबीआईसी परिपत्र संख्या 382016 COS के अनुसार अनंतिम मूल्यांकन के लिए सुरक्षा की मात्रा किस आधार पर निर्धारित की जाती है? उत्तर, इसमें शामिल डिफरेंशियल ड्यूटी अमाउंट के आधार पर। संक्षिप्त विवरण। सीबीआईसी परिपत्र संख्या 382016 COS के अनुसार अनंतिम मूल्यांकन के दौरान आवश्यक सुरक्षा, बैंक गारंटी, आमतौर पर घोषित मूल्य और संभावित मूल्यांकन योग्य मूल्य के बीच अंतर शुल्क के आधार पर निर्धारित की जाती है। प्रश्न 129। प्रश्न, EPCG योजना के तहत निर्यात दायित्व किस पर आधारित है? उत्तर, कैपिटल गुड्स पर ड्यूटी का 6 गुना बचाया गया। शॉर्ट में, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स EPCG स्कीम के तहत इंपोर्टर को तय समय में बचाई गई ड्यूटी के 6 गुना के बराबर एक्सपोर्ट की जिम्मेदारी पूरी करनी होगी। प्रश्न 130। सवाल, एक व्यक्ति 1 लाख रुपए का सामान इंपोर्ट करता है और उसे समुद्र में किसी दूसरे व्यक्ति को 1,50,000 रुपए में बेच देता है। किस कीमत पर कस्टम ड्यूटी लगनी चाहिए? उत्तर, 1,50,000 रुपए हाई सीज सेल वैल्यू। शॉर्ट में समझाएं। जब सामान क्लियरेंस से पहले हाई सीज सेल के जरिए बेचा जाता है तो कस्टम ड्यूटी आखिरी हाई सीज सेल प्राइस पर लगती है, जो कस्टम असेसमेंट के लिए ट्रांजैक्शन वैल्यू बन जाती है। प्रश्न 131। सवाल, एक एक्सपोर्टर ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम के तहत 1 लाख रुपए फॉब का सामान एक्सपोर्ट करता है और उसे ड्रॉबैक के तौर पर 10,000 रुपए मिलते हैं, लेकिन एक्सपोर्ट से सिर्फ 60,000 रुपए ही मिलते हैं। क्या ड्रॉबैक वापस मिलना चाहिए? उत्तर, हां, ड्रॉबैक उसी अनुपात में रिकवर किया जा सकता है। शॉर्ट में जानकारी। ड्रॉबैक रूल्स और फेमा प्रोविजन के अनुसार अगर एक्सपोर्ट से होने वाली कमाई पूरी तरह से नहीं मिलती है तो बिना मिली एक्सपोर्ट वैल्यू के बराबर ड्रॉबैक अमाउंट रिकवर किया जाना चाहिए। प्रश्न 132। प्रश्न, RMS द्वारा तैयार बिल ऑफ एंट्री में अनिवार्य अनुपालन आवश्यकता CCR निर्देश किस पर लागू होते हैं?
उत्तर इंपोर्टर बटा कस्टम ब्रोकर, शॉर्ट में आरएमएस रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम से बने सीसीआर इंस्ट्रक्शंस का पालन सामान के क्लियरेंस से पहले इंपोर्टर या कस्टम्स ब्रोकर को करना होगा। प्रश्न 133। प्रश्न, जहां छूट के कारण शुल्क देय नहीं है, 2018 विनियमों के तहत प्रविष्टि बिल की देरी से प्रस्तुति के लिए शुल्क अधिक नहीं होगा। उत्तर 5,000 रुपए। संक्षिप्त विवरण: बिल ऑफ एंट्री, इलेक्ट्रॉनिक एकीकृत घोषणा और पेपरलेस प्रोसेसिंग विनियम 2018 के तहत जब माल को शुल्क से छूट दी जाती है तो अधिकतम देरी दाखिल करने का शुल्क 5,000 रुपए है। प्रश्न 134। प्रश्न, कस्टम्स वैल्यूएशन रूल्स 2007 के रूल 10 के अनुसार इनमें से किसे ट्रांजैक्शन वैल्यू में नहीं जोड़ा जाना है? उत्तर इंपोर्ट के बाद का चार्ज, शॉर्ट में सिर्फ इंपोर्ट की जगह तक का खर्च, फ्रेट, इंश्योरेंस, कमीशन वगैरह जोड़ा जाता है। इंपोर्ट के बाद लगने वाले चार्ज ट्रांजैक्शन वैल्यू में शामिल नहीं होते हैं। प्रश्न 135। प्रश्न, सही उत्तर चुनें जहां किसी पैकेज में आयातित कोई भी सामान जब्त करने योग्य है, पैकेज और उस पैकेज में आयातित कोई अन्य सामान भी जब्त करने योग्य होगा। उत्तर सच। शॉर्ट एक्सप्लेनेशन: कस्टम्स एक्ट 1962 के सेक्शन 119 के अनुसार अगर किसी पैकेज में जब्त करने लायक सामान पाया जाता है तो पैकेज और उस पैकेज में मौजूद दूसरे सामान को भी जब्त किया जा सकता है। प्रश्न 136। प्रश्न, आयातित वस्तुओं पर लागू विनिमय दर किसके द्वारा तय की जाती है? उत्तर केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी। संक्षिप्त विवरण: सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 14 के तहत सीबीआईसी सीमा शुल्क उद्देश्यों के लिए विदेशी मुद्रा को भारतीय रुपए में बदलने के लिए विनिमय दर को अधिसूचित करता है। प्रश्न 137। प्रश्न, आईजीएम आयात सामान्य घोषणा संशोधन की प्रक्रिया में यह प्रावधान है कि उत्तर सही अधिकारी की अनुमति से बदलाव किया जा सकता है। शॉर्ट में जानकारी: कस्टम्स एक्ट 1962 के सेक्शन 30 के तहत इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट में बदलाव सिर्फ सही ऑफिसर की मंजूरी से ही किए जा सकते हैं। प्रश्न 138। सवाल, क्या कोई इंपोर्टर बिना एनओसी लिए एफएसएसआई एनओसी वाले सामान के लिए वेयरहाउसिंग बिल ऑफ एंट्री फाइल कर सकता है? उत्तर हां। छोटा एक्सप्लेनेशन: इंपोर्टर वेयरहाउसिंग बिल ऑफ एंट्री फाइल कर सकता है और सामान को बॉन्डेड वेयरहाउस में स्टोर कर सकता है और घर पर इस्तेमाल के लिए क्लियरेंस से पहले एफएसएसआई एनओसी लिया जा सकता है। प्रश्न 139। प्रश्न, सामान के इंपोर्टेबिलिटी का पता लगाने के लिए कौन सी तारीख जरूरी है? उत्तर बिल ऑफ एंट्री फाइल करने की तारीख। शॉर्ट एक्सप्लेनेशन: बिल ऑफ एंट्री फाइल करने की तारीख पर लागू इंपोर्ट पॉलिसी और पाबंदियों को ध्यान में रखकर यह तय किया जाता है कि सामान फ्री में इंपोर्ट किया जा सकता है, रिस्ट्रिक्टेड है या मना है। प्रश्न 140। सवाल, एक इंपोर्टर पर्सनल इस्तेमाल के लिए सामान इंपोर्ट करता है और उसके पास आईईसी नहीं है, ऐसे सामान के लिए क्या करना होगा? उत्तर पर्सनल इस्तेमाल के लिए सामान के इंपोर्ट के लिए आईईसी जरूरी नहीं है। शॉर्ट में फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के तहत पर्सनल इस्तेमाल के लिए सामान इंपोर्ट करने वाले लोगों के लिए आईईसी जरूरी नहीं है, बशर्ते सामान कमर्शियल मकसद के लिए न हो। प्रश्न 141। प्रश्न, सीमा शुल्क ब्रोकर लाइसेंसिंग विनियमन 2018 के विनियमन 7 के तहत जारी लाइसेंस की वैधता
जब तक कि उसे निलंबित या रद्द न कर दिया जाए। क्या है? उत्तर 10 वर्ष। संक्षिप्त विवरण। CBLR 2018 के तहत विनियमन 7 के अंतर्गत जारी किया गया सीमा शुल्क ब्रोकर लाइसेंस 10 वर्षों के लिए वैध रहता है और उसके बाद इसे नवीनीकृत किया जा सकता है। प्रश्न 142। सवाल: एक एक्सपोर्टर 15 मार्च 2019 को शिपिंग बिल फाइल करता है। लियो 20 मार्च 2019 को दिया जाता है और सामान 25 मार्च 2019 को शिप किया जाता है। एक्सपोर्ट ड्यूटी रेट 15 मार्च 2019 को 10% था और 17 मार्च 2019 से 12% है। लागू रेट क्या है? उत्तर 10%। शॉर्ट में जानकारी। कस्टम्स एक्ट 1962 के सेक्शन 16 के अनुसार एक्सपोर्ट ड्यूटी का रेट शिपिंग बिल पेश करने की तारीख पर तय होता है, जो 15 मार्च 2019 है। प्रश्न 143। प्रश्न: ताजे आलू के बीजों के आयात के लिए आयात परमिट की आवश्यकता होती है, जो निम्नलिखित के तहत दिया जाता है। उत्तर: प्लांट क्वारंटाइन, भारत में आयात का विनियमन आदेश 2003। संक्षिप्त विवरण: बीजों और पौधों के आयात के लिए विनाशकारी कीट और कीट अधिनियम 1914 के तहत जारी प्लांट क्वारंटाइन ऑर्डर 2003 के तहत मंजूरी की आवश्यकता होती है। प्रश्न 144। प्रश्न: एक्स-बाउंड बिल ऑफ एंट्री के संबंध में शुल्क की दर इस प्रकार ली जाती है। उत्तर: एक्स-बाउंड बिल ऑफ एंट्री फाइल करने की तारीख पर ड्यूटी का रेट। संक्षिप्त विवरण: सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 15(1)(b) के अनुसार जब माल को गोदाम से मंजूरी दी जाती है तो लागू शुल्क की दर एक्स-बाउंड बिल ऑफ एंट्री की प्रस्तुति की तिथि पर दर होती है। प्रश्न 145। सवाल: एक बिल ऑफ एंट्री 15 मार्च 2019 को फाइल किया गया और 16 मार्च 2019 को असेस किया गया। इंटरेस्ट लायबिलिटी से बचने के लिए ड्यूटी कब तक पे करनी होगी? उत्तर: ड्यूटी के पेमेंट के लिए बिल ऑफ एंट्री वापस करने की तारीख से 1 दिन के अंदर। शॉर्ट में जानकारी। कस्टम्स एक्ट 1962 के सेक्शन 47 के तहत बिल ऑफ एंट्री के असेसमेंट के बाद वापस आने के 1 दिन के अंदर ड्यूटी का पेमेंट करना होगा, नहीं तो इंटरेस्ट देना होगा। प्रश्न 146। प्रश्न: क्या टिकाऊ कंटेनरों पर कस्टम ड्यूटी का भुगतान किया जाता है जिनमें सामान आयात किया जाता है? उत्तर: नहीं। शॉर्ट में समझाएं। बार बार इस्तेमाल के लिए बने टिकाऊ कंटेनर को आमतौर पर कस्टम नोटिफिकेशन के तहत तय शर्तों के तहत कस्टम ड्यूटी से छूट दी जाती है। प्रश्न 147। सवाल: अगर कोई इंपोर्टर किसी रिलेटेड सप्लायर से इंपोर्ट कर रहा है और एसवीबी इंक्वायरी के लिए डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं कर पाता है तो क्या होगा? उत्तर: प्रोविजनल असेसमेंट किया जा सकता है। शॉर्ट में, अगर स्पेशल वैल्यूएशन ब्रांच एसवीबी की जांच के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं किए जाते हैं तो सही ऑफिसर वैल्यूएशन की दिक्कतें हल होने तक प्रोविजनल असेसमेंट का सहारा ले सकता है। प्रश्न 148। प्रश्न: अग्रिम प्राधिकरण योजना का उद्देश्य है। उत्तर: एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल होने वाले इनपुट्स के ड्यूटी फ्री इंपोर्ट की इजाजत देना। छोटा एक्सप्लेनेशन: एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के तहत एक्सपोर्ट सामान बनाने के लिए जरूरी इनपुट को बिना कस्टम ड्यूटी दिए इंपोर्ट किया जा सकता है, बशर्ते एक्सपोर्ट की जिम्मेदारी पूरी हो। प्रश्न 149। प्रश्न: कस्टम का सही अधिकारी सामान कब जब्त कर सकता है? उत्तर: जब उसके पास यह मानने का कारण हो कि सामान जब्त किया जा सकता है।
संक्षिप्त व्याख्या। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 110 के तहत उचित अधिकारी माल को जब्त कर सकता है यदि उसके पास ये मानने का कारण है कि वे जब्ती के योग्य हैं। प्रश्न 150। प्रश्न, इनमें से कौन सी रिवॉर्ड स्कीम है? उत्तर, भारत से व्यापारिक निर्यात योजना, मेस। शॉर्ट में, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के तहत मेस एक रिवॉर्ड इंसेंटिव स्कीम थी जो एक्सपोर्टर्स को एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स देती थी। फॉर्म का शीर्ष